जय हिंद दोस्तों, मैं अनुराग स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल द विनर्स ऑफिशियल में। कैसे हो भाई, बताओ कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बताइए भाई लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया से आप लोग पढ़ रहे होंगे, एकदम मज़ेदार तरीके से। और चीज़ें काफ़ी अच्छी चल रही होगी आप लोगों की, क्योंकि एग्ज़ाम में अब ज़्यादा समय है नहीं। बहुत ही जल्द आप लोग एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, अगले महीने से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि अभी अक्टूबर चल रहा है, नवंबर से एग्ज़ाम चालू हो जाएगा और दिसंबर तक आप लोगों का एग्ज़ाम चलेगा। तो आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट 5। अब बोलोगे भैया 5 प्रैक्टिस सेट कब हो गए? तो ऑलरेडी हम यहाँ पर जाओगे अपने चैनल पे, द विनर्स ऑफिशियल चैनल पे। तो देखिए ये अपना चैनल है द विनर्स ऑफिशियल, देख लीजिए। एकदम प्यारी प्यारी आंखों से देखिए, द विनर्स ऑफिशियल चैनल है जिसपे 54,500 लोगों ने हमें सब्सक्राइब कर लिया है। ये आप लोगों का प्यार है जो 54,500 लोग आ गए हैं यहाँ पे। और टोटल यहाँ पर देखिएगा तो कितने हम लोग प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, 1 2 3 4। बट देखिए इसमें एक आप लोगों से शिकायत है मेरी, और वो शिकायत ये है कि देखिए जब हम पहले प्रैक्टिस कराए थे तो कितने लोगों ने देखा था, करीब 14,000 लोगों ने देखा था। दूसरे पे 10,000, तीसरे पे 10,000, बट लेकिन चौथे प्रैक्टिस सेट जब कराया उस पर देखिए कितनी व्यूज आ रही है। तो 3,000 लोग भी नहीं देख पा रहे हैं, सोचिए किस लेवल का आप लोग डेडिकेशन है। हमारी चीज़ें तो ऊपर बढ़ रही है, लेकिन आप लोग धीरे धीरे डाउन होते रहे। तो आप लोग को ऐसे डाउन नहीं होना है, क्योंकि एग्ज़ाम पास में आ रहा है तो आप लोगों को पढ़ना है। अगर चीज़ों को बढ़िया से पढ़िएगा नहीं, आप सोचे कि 1 2 क्लास देख के मैं जाऊँगा पूरा फुल में फुल मार्क्स लेके आऊँगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके लिए पूरा एकदम संपूर्ण पढ़ना पड़ेगा, चीज़ों को डेप्थ लेवल में पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि एक चीज़ें इधर उधर घूम गई तो फिर सारी चीज़ें घूम जाती है, मालूम है ना आपको। मैथ्स ऐसी चीज़ें हैं कि उसको डेप्थ लेवल में पढ़ना होता है, ताकि चीज़ों में बढ़िया से आपको पकड़ हो पाए और आप मैथ्स में नंबर फुल में फुल लेके आ पाए। ठीक है। तो ये है, देखिए सारे लोग, जो लोग देखिए, जो लोग नहीं देखे हैं अभी तक, तो जाके यहाँ पे मैं प्ले लिस्ट भी बनवा दिया हूँ। प्ले लिस्ट में जाइएगा, यहाँ पे तो मिल जाएगा आपको आरआरबी ग्रुप डी मैथ्स प्रैक्टिस सेट 4, जिसमें 4 क्लासेस ऑलरेडी डाल दिया हूँ। और आज हम लोग करेंगे कौन सा, पाँचवा, ग्रुप डी का पाँचवा सेट। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स बढ़िया रहा तो मैं इसको और आगे कंटिन्यू करूँगा। मैं सैम्पल पेपर भी 5 करा दूंगा अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो। बट लेकिन आप लोगों का अगर रिस्पॉन्स सही नहीं रहेगा, ऐसी ही चीज़ें देखेगा, तो फिर खुद अपने आप में डिमोटिवेट हो जाऊंगा कि यार मैं ही मेहनत कर रहा हूँ और आप लोग ना वीडियो को शेयर कर रहे हैं, ना चीज़ों को अच्छे से देख पा रहे हैं। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा, ठीक है, ताकि अपना ये मोटिवेशन बना रहे। तो चलिए ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए हम लोग क्या शुरू करते हैं, आरआरबी ग्रुप डी प्रैक्टिस सेट 5। ठीक है। तो 5 आज टोटल 25 सवाल करेंगे एकदम बढ़िया दामेदार तरीके से। आइए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, पढ़ते हैं। कह रहा है ए किसी कार्य को करने के लिए बी और सी द्वारा एक साथ लिए गए कार्य का दोगुना समय लेता है। ठीक है, समय लेता है, ध्यान देना। सी ए और बी को मिलकर 3 गुना का समय लेता है। सी जो है ए और बी मिलाकर जितना काम कर रहे हैं उससे 3 गुना समय लेता है। यदि ए बी और सी एक साथ कार्य करते हुए कार्य को 6 दिन में पूरा 6 दिन का समय लेते हैं, मैंने पूरा करने में। ठीक है। तो ए अकेला उसी कार्य को कितना दिन में करेगा? तो पूछा है ये अकेले टोटल कार्य कितना दिन में करेगा। देखिए ये टाइम एंड वर्क का सवाल होता है। जब भी एक चीज़ें पढ़े होंगे तो वहाँ पे आप पढ़ते हैं कि जब भी हम मान लीजिए वर्क निकालते हैं, तो वर्क निकालने के लिए हमें क्या होता है, हमें टाइम निकालना हो। जैसे मान लीजिए कोई काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ, तो टाइम निकालने के लिए हम लिखते हैं कि टोटल वर्क और अपन में एफिशिएंसी होता है। ठीक है। तो देखिए जब भी अगर हमें एफिशिएंसी निकालना होता है, अगर मान लीजिए कि हमें एफिशिएंसी निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं, आइए आप लोगों को बताते हैं। जो यहाँ पे मान लीजिए ये भाई साहब हैं, इनका रेशियो बी प्लस सी का रेशियो, बी प्लस सी दोनों का योग, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं और मैं यहाँ पे आपको पढ़ के बताता हूँ। कह रहा है ये किसी कार्य को करने के लिए बी और सी द्वारा एक साथ लिए गए समय के 2 गुना समय लेता है। अगर देखिए जब कार्य कांस्टेंट हो जाए ना, मतलब वर्क कांस्टेंट हो जाता है, तो वर्क कांस्टेंट होता है, मान लीजिए यहाँ पे हमारा जो इन लोगों का टाइम है, ये भाई साहब 2 गुना लिए हैं, इन दोनों के 1 गुना का अगर काम किए हैं तो इससे 2 गुना ये समय लिए हैं। तो जब भी कार्य यानी वर्क जब अपना फिक्स हो जाता है तो उसमें एक चीज़ होती है, क्या होती है, टाइम जो है वो क्या होता है, रिवर्स हो जाता है एफिशिएंसी का, एफिशिएंसी रिवर्स हो जाता है टाइम का। तो यहाँ पे टाइम है तो हम लोग यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लेंगे, क्योंकि वर्क इन लोगों का फिक्स है, क्योंकि एक ही कार्य को कर रहे हैं, किसी कार्य को। और वही कार्य को देखिए ए और बी मिलकर 3 गुना काम पे करते हैं, वही काम जो स्टार्टिंग में वो कर रहे थे, ए और बी प्लस सी मिलकर। तो एफिशिएंसी उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हो गया। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, नेक्स्ट लाइन क्या कहता है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं तो बोलता है सी ए और बी को मिलाकर 3 गुना समय लेता है। 3 गुना समय लेता है कौन, सी, ए और बी को मिला के। तो मान लीजिए ये भाई सब सी हो गए और ये भाई सब ए प्लस बी है। अगर ये एक करते हैं तो ये 3 गुना लेते हैं, टाइम लेते हैं, तो एफिशिएंसी क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। तो एफिशिएंसी हो जाएगा 1:3 हो जाएगा।
अब देखिए कहीं ना कहीं देखिएगा ना तो इसमें एक चीज़ देखने को मिलेगा, और क्या चीज़ है देखिए, इसमें भी ए है, ए बी प्लस सी है, इसमें भी सी है और बी ए प्लस बी प्लस सी, यानी कहीं ना कहीं देखिएगा तो तीनों दोनों में क्या है, ए प्लस बी प्लस सी की बात हो रही है, ए बी प्लस सी, ए प्लस बी और सी, यानी तीनों सेम है। और यहाँ पे इन लोगों का एफिशिएंसी में देख रहा हूँ तो यहाँ पे इनका एफिशिएंसी 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, अगर दोनों को हम ऐड करते हैं, देखिए अगर मैं ऐड करता हूँ तो कितना है ये टोटल, तो ये एफिशिएंसी हमारा टोटल कितना हो गया भाई साहब, ये एफिशिएंसी हो गया हमारा 3, और यहाँ पे एफिशिएंसी कितना है भाई साहब 4। सारे लोग तो सेम ही है तो इनका एफिशिएंसी अलग अलग हो गया, क्योंकि देखिए ये ए प्लस बी प्लस सी है, फिर ए प्लस बी प्लस सी है, तो इनका एफिशिएंसी हम सबसे पहले क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ऐसा करते हैं कि इन दोनों का कोई एक मल्टीपल ले लेते हैं, जिससे हमें क्या एलसीएम ले लेते हैं, 3 और 4 का एलसीएम। समझिए मैं 12 ले लेता हूँ, तो 12 अगर मैं बनाने के लिए इधर कितने से गुणा करना पड़ेगा, इधर 4 से और इधर 3 से। जब हम इधर 4 से किए हैं, इधर 3 से किए, तो सारे में 4 से होगा, यानी मान लीजिए इसका ये हो जाएगा 4 में 1 से गुणा करेंगे 4 में, फिर इसको 2 में 4 से गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। इधर 3 से किए तो सारे में 3 से होगा, ये 3 हो गया, ये 3 तरीका 9 हो गया। अब देखिए सारे लोगों का एफिशिएंसी आ गया, क्योंकि एक एक लोगों का एफिशिएंसी निकालेंगे तभी तो पता चलेगा कि एक कितना समय लेगा काम को पूरा करने में। ठीक है, क्योंकि ए का एफिशिएंसी निकालना जरूरी है। तो यहाँ पे हमने ए रेशियो में निकाला, यहाँ पे वैल्यू निकाल दी हमने कि ए का वैल्यू देखिए 4, ए का एफिशिएंसी 4 है। तो देखिए ये सारे लोगों का लिखते हैं, ए का एफिशिएंसी कितना है 4 है। अब मान लीजिए हमें ए का यहाँ पे 4 आ गया, फिर यहाँ पे देखिए सी का इन्होंने निकाल दिया 3, यानी सी का 3 आ गया, और तीनों लोगों को मिला के कितना था, तो 12 था, 4 3 12, 4 3 12, तो ए का 4 हो गया और सी का 3 हो गया, तो बी का ऑटोमेटिक निकल गया कितना, 4 और 3 7 और 5 12। तो यहाँ पे इन लोगों का एफिशिएंसी आ गया, ए का एफिशिएंसी 4, बी का एफिशिएंसी 3, सॉरी सी का एफिशिएंसी 3 और बी का एफिशिएंसी 5, यानी तीनों लोगों का आ गया एफिशिएंसी। बोलोगे आप वेरीफाई करके दिखाओ, तो वेरीफाई भी हो जाएगा। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर देखिए ए प्लस बी का 9 है, अगर ए प्लस बी का 9 है और यहाँ पे ए का मैंने कितना लिया था 4, तो बी का ऑटोमेटिक 5 हो जाएगा, तभी तो दोनों मिलाकर 9 हो जाएंगे। तो ये भी 9 और ये भी 9, तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया कि 4 3 7 और 5 12, तो सारे लोगों का निकल गया। अब जो क्वेश्चन में बोला है हम निकाल लेंगे। देखिए अब बोला क्या है आगे क्वेश्चन में, हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में पढ़ता है यदि ए प्लस ए बी और सी एक साथ किसी कार्य को करते हुए पूरा करने में 6 दिन का समय लेते हैं। मान लीजिए कि 6 दिन का समय लेते हैं, तो टोटल वर्क कैसे निकलता है, टोटल वर्क निकलता है कैसे निकलता है, एफिशिएंसी इंटू हम क्या करते हैं कितना टाइम, तो एफिशिएंसी इंटू टाइम निकालेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग एफिशिएंसी इंटू टाइम में गुणा करते हैं। तो टाइम कितना लग रहा है 6 दिन, एफिशिएंसी क्या है तीनों लोगों को 4 3 7 और 5 12, यानी ये है 12। ठीक है, हमें ए का निकालना है, तो ए का निकालेंगे तो टोटल वर्क हो जाएगा 6 इंटू 12, और ए का एफिशिएंसी कितना है 4, तो डिवाइड बाई 4 कर देंगे, 4 से 3 बार में, तो ए कितने दिन में कंप्लीट कर देगा, 6 3 18 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। और कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी। तो पहला ही सवाल काफ़ी अच्छा सवाल था, इसीलिए इतना टाइम लेके बनाया, क्योंकि इसमें समझाना था एक एक चीज़ कैसे निकाला जाता है। मैं एक बार और आप लोगों को रिवीजन करके बता देता हूँ कि सबसे पहले यहाँ पर ए इन दोनों से 2 गुना समय लेता था। जब इन लोगों का वर्क फिक्स होता है तो क्या होता है, एफिशिएंसी उल्टा होता है, तो एफिशिएंसी उल्टा हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा, ये रेशियो है। सेम ऐसे ही था कि ए प्लस बी अगर एक समय लेते हैं तो इनका 3 गुना लेता है सी, और ये समय लेता है तो एफिशिएंसी उल्टा हो जाएगा, 1 और 3 का एफिशिएंसी हो जाएगा। अब देखिए अब सारे ये तो बराबर करना है भाई, यहाँ पे 4 है यहाँ पे 3 है, तो मैंने इनका एलसीएम लेकर 12 कर दिया, तो इधर भी 12 किया तो 4 से गुणा कर दिया, इधर 12 किया तो 3 से गुणा किया। जब नीचे 4 से गुणा किया तो सारे लोगों में 4 से गुणा होगा, तो इधर 4 से किया तो ए का एफिशिएंसी 4 आ गया, फिर इन दोनों का एफिशिएंसी मिला के 8 आ गया, फिर यहाँ पे सी का एफिशिएंसी 3, इन दोनों का एफिशिएंसी मिला के 9 आ गया। मैंने सिंगल सिंगल लोगों का एफिशिएंसी निकाल लिया, ए का 4, सी का 3 और बी का 5, और पूछा ए का। तो टोटल पहले यहाँ पे मान लीजिए समय दिया था कि 6 दिन में तीनों लोग मिलकर करते थे, तो 6 दिन कितना एफिशिएंसी है, यानी 4 3 12, यानी 12 एफिशिएंसी से अगर 6 दिन में काम करते तो टोटल 72 काम करेंगे, और 72 टोटल वर्क है, तो ए अकेले उस कार्य को कितना दिन में करेगा, तो टोटल वर्क अपॉन इसका एफिशिएंसी, तो इसका एफिशिएंसी कितना है 4, तो डिवाइड बाई 4 कर दिया, हमारा आंसर 18 आ गया। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ों बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कह रहा है एक दुकानदार के पास निम्न 3 योजनाएं हैं। ठीक है, अब जैसे 30%, 35% की 2 क्रमांक का छूट, 6 खरीद पर 4 मुफ्त पाए, 5 खरीद पर 6 मुफ्त पाए, तो किस योजना में अधिकतम छूट प्रतिशत निकालना है। तो ये तीनों योजना है, इसमें सबसे ज़्यादा छूट किस पे मिल रहा है ये निकालना है। ठीक है, तो निकालते हैं। पहला पे क्या कि 30% और 35% का 2 क्रमागत छूट। जब भी 2 क्रमागत छूट निकालना होता है तो फार्मूला होता है उसका क्या, x प्लस वाई और माइनस में एक्स वाई इंटू में 100, यानी ये सक्सेसिव लग जाता है। x की जगह पर 30 रख देंगे, y की जगह पर 35 रख देंगे माइनस, और 30 और 35 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 3 105, यानी 1050, और डिवाइड बाई 100,
तो 1 0 से 1 0 खत्म, यानी 30, ये हो जाएगा 65, माइनस में ये घट पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा तो ये हो जाएगा 10.5। तो अगर 65 में 10.5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 65 में 10 घटा देंगे तो 55 और 0.5 कर देंगे, यानी 54.5%। यानी पहले से उसे 54.5% का डिस्काउंट मिलता है। पहले से हमें कितना मिला, 54.5%। यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, अब आते हैं दूसरा, कह रहा है 6 खरीद पे 4 मुफ्त पाए। ये डिस्काउंट में सवाल होता है। अगर मान लीजिए कि आप टोटल वस्तु कितना लेके आए, टोटल वस्तु कितना लेके आए, तो 6 और 4 10, लेकिन पैसे कितनों के दिए हैं, पैसा कितना के दिए हैं, तो 6 का। तो जो फ्री लाए हैं ना, फ्री, तो कितना फ्री, वो कितना डिस्काउंट, क्योंकि फ्री ये तो डिस्काउंट में आएगा कि कितना % डिस्काउंट पे फ्री मिला है। तो देखिए दूसरा का निकालने का क्या तरीका होता है कि सबसे पहले ऊपर जो फ्री वाला लाए हैं उसको ऊपर लिखते हैं और बट्टे में टोटल संख्या निकालते हैं डिस्काउंट निकालने के लिए। तो 6 और 4 यानी टोटल संख्या कितना थी 10, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से कर देंगे कितना % डिस्काउंट मिला। तो 10 से 10 बार कट जाएगा, यानी दूसरे पे उसे 40% का डिस्काउंट मिलेगा। तो दूसरे पे भाई साहब को कितना मिल गया, 40%। ठीक है, अब हमें तीसरा का निकालना है। सेम तीसरा वही सही है। तीसरा पे इन्होंने क्या बोला है कि 5 खरीद पे 6 मुफ्त पाए हैं। तो 6 मुफ्त पाए हैं, तो जितना मुफ्त पाते हैं ऊपर होता है और नीचे होता है टोटल, और 6 और 5 11 हो जाएगा, इंटू में 100। तो ये हो जाएगा 600 बट्टे में 11। ठीक है, 600 बट्टे में 11। अब इसको करते हैं 11 5 55, फिर 50, फिर 11 4 44, फिर पॉइंट लग जाएगा, तो फिर हो जाएगा 6 60, फिर हो जाएगा 11 5 55 50, फिर हो जाएगा 11, फिर हो जाएगा 50। अगर मान लीजिए कि 11 5 55, फिर 5 50 होगा, फिर 11 4 44, फिर उसके बाद से कितना हो जाएगा 6, यानी ये। तो कहीं ना कहीं देखिए तो ये देखो कितना % आ रहा है, 54.54 के समथिंग आ रहा है। समझिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आ रहा है कितना, 54.54% का डिस्काउंट। अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा डिस्काउंट किस पे मिल रहा है। तो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट देखो यहाँ पे कंफ्यूज होता है, यहाँ पे मिल रहा है उसको 54.5, समझ रहे हो, 54.50 मिल रहा है, और यहाँ पे 54.54 मिल रहा है, यानी 50 से 0.4 ज़्यादा मिल रहा है। इसीलिए क्या 3 नंबर पे उसको सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। तो ये होगा ओनली 3, ऑप्शन नंबर ए। तो अच्छा सवाल था। ऐसे सवाल में होता है कि हमें तीनों देख के निकालना पड़ता है, कि तीनों निकालना पड़ता है, फिर उसके बाद से हमें देखना पड़ता है कि डिस्काउंट सबसे ज़्यादा किस पे मिला है। तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग का सवाल होता है, तो इसमें थोड़ा समय लगता है, बट अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो आप जल्दी से कम समय में आपको निकाल पाओगे। चलिए, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। अलजेब्रा का सवाल है, ये बोलता है यदि a + b = 10 है तो a² + b² = 68 है, तो eq + bq का मान ज्ञात करें। इसको कई तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे जब भी अलजेब्रा का सवाल होता है ना, अगर 2 वेरिएबल दिया होता है, ठीक है, अगर किसी एक का इसमें मान पूछा है, वेरिएबल 2 है, तो हम किसी इसमें 2 ऐसा हम क्या मान रख के बना सकते हैं जी। यानी a + b का हम ऐसा क्या मान रखें कि जोड़ने पर 10 है और उन दोनों का स्क्वायर करने पर 64 है। तो दिमाग लगे क्या हो सकता है। तो मेरे दिमाग में ये आया कि मैं a को ऐसा करता हूँ कि 1 को 8 लेता हूँ और b को क्या लेता हूँ, मैं 2 लेता हूँ। तो 8 और 2 ऐड करता हूँ तो 10 हो जाता है, और इन दोनों का स्क्वायर करता हूँ तो 64 और 4 दोनों को ऐड करके कितना हो जाता है, 68 हो जाता है। और कहीं ना कहीं देखिए तो यहाँ पे ये भी दिया है कि a² + b² दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया तो 68 आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड हो गया 8 और 2 में। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट निकाल देंगे। तो हमें निकालना क्या है, AQ + BQ। तो 8 का Q होता है 512, ठीक है, 8 का Q 512, उसके बाद 4 का Q कितना हो जाता है, सॉरी यहाँ पे 2, तो 2 का Q कितना होता है, 8 होता है। तो 512 और 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 520, और यही हमारा आंसर हो जाएगा 520। अब बोलोगे भैया एक काम करो, आपने तो ऐसे बना दिया, अगर मान लीजिए ऐसा कोई वैल्यू ही सेट ना हो तो क्या करेंगे। तो उसके लिए हम एक चीज़ यूज कर सकते हैं, वो हमारा फार्मूला। अब इसके लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए कैसा, AQ + BQ का फार्मूला क्या होता है। तो ये होता है a + b, ठीक है, और उसके बाद से ये आता है a² + में b² + में ab। ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए, तभी आपको बनेगा। अब ये फार्मूला याद है तो यहाँ पे सबसे पहले कि आप 2-3 चीज़ें देखोगे कि यहाँ पे इन्होंने क्या a + b का मान 10 दे दिया है, तो यहाँ पे a + b का आप मान रख दोगे। ठीक, यहाँ पे बोला है a² + b² का 68 दे दिया है, तो आप भी यहाँ पे a² + b² का मान रख दोगे। बट इसका मान नहीं दिया है इन्होंने, देखो ab का मान नहीं दिया है, और AQ + BQ का मान पूछा, यानी ये वाला ही मान पूछा है। तो AB के लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए एक और फार्मूला होता है a + b + b का होल स्क्वायर। तो हम उससे निकालेंगे a + b का होल स्क्वायर पे, a + b के होल स्क्वायर पे एक बार निकालेंगे, तो ये होता है a² + में b² + में 2ab। यहाँ से ab का मान निकालेंगे, फिर पुट कर देंगे। a + b का होल स्क्वायर करेंगे तो a + b का मान 10 दिया, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा। a² + b² का मान इन्होंने दे दिया है 68, तो डायरेक्ट हो जाएगा 68, और प्लस में 2ab। तो इधर 68 इधर घट के आएगा तो कितना हो जाएगा, 2, यानी 32 हो जाएगा, और बराबर में 2ab। तो यहाँ से 2 से कट जाएगा तो ab बराबर आ जाएगा 16। यहाँ से ab का मान 16 आ गया। तो अब यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं, देखिए
जब ए बी का मान 16 आ गया तो हमें ये मान निकालना है, ए प्लस बी का मान 10 दे ही रखा है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 68 दे दिया है, और प्लस में ए बी का मान 16 दिया है तो ये 16 हो जाएगा। तो देखो 68 और 16 कितना होता है, तो 8 6 14 हाथ में एक, ठीक है, ए बी का मान सॉरी यहाँ पे है 2ab, हमें निकालना क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे मान लीजिए इधर गया तो कितना हो जाएगा 32, 2 से कट जाएगा 16, ठीक है 16 आ जाएगा, तो ए बी का मान 16 आ जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर 68 और 16, ठीक है 68 68 और 16, कहीं हम मिस्टेक कर रहे हैं क्या, एक बार देख लेते हैं। 68 हो गया, ठीक है, ये हो गया मान लीजिए, ओ हो उसके बाद से अगर मान लो कि ये दो, हाँ माफ़ करना मेरे भाई, यहाँ पे जो फार्मूला होता है ना हमारा फार्मूला, यहाँ पे फार्मूला में माइनस होता है, माइनस ए भी होता है, माफ़ करना फ्लो में मैंने चीज़ों को, क्योंकि जब भी प्लस वाली चीज़ें होती है ना तो वहाँ पे माइनस आता है, यहाँ पे तो ये होता है माइनस, ठीक है, यहाँ पे माइनस होता है, ठीक है, क्योंकि देखिए जब मैं यहाँ फार्मूला में लिखूंगा तो देखिए एक बार मैं आप लोगों को लिख दूँ, यहाँ पे होता है ए क्यू प्लस बी क्यू, इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी, ठीक है, और उसके बाद से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, प्लस में माइनस होता है, और ए क्यू प्लस बी क्यू, सॉरी ए क्यू माइनस बी क्यू में ये होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू में होता है कि ए माइनस बी वहाँ पर हो जाता है, फिर हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी, यानी कहीं ना कहीं ये देखेंगे आप कि क्या होता है कि इन दो जहाँ अगर माइनस है तो यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होता है, तो मैंने स्टार्टिंग में वहाँ पर मिस्टेक कर दिया था, बट मैंने करेक्ट कर दिया। आइए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 64 माइनस 16, यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस, तो इसको हटा देते हैं, तो 64 माइनस 16 अगर मैं करता हूँ तो 64 सॉरी 69 माइनस 16, तो 8 में से 6 या 2, फिर उसके बाद 6 में से 1 या 5, यानी ये 52 हो गया, और इंटू में यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 520, और यही हमारा आंसर हो जाएगा 520। तो देखो फार्मूला से इतना आपको टाइम लग रहा है कि आपको फार्मूला याद होना चाहिए, ये होना पे फिर उसके बाद ए प्लस बी का होल स्क्वायर याद होना चाहिए, इसलिए पहले एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या पता हम वैल्यू यहाँ पर रख के चीज़ों को बना सकते हैं, तो वैल्यू रख के बनाए तो हम देखो इतना ही में ही वैल्यू रख के हम बना दिए थे, इतना में ही वैल्यू रख के हमारा आंसर आ गया था, ठीक है, तो अगर वैल्यू मालूम है तो आप सेकंडों में बना लोगे, अगर नहीं वैल्यू है तो आपको फिर टाइम लगेगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन अच्छे अच्छे लिए हैं, ऐसे नहीं है कि एकदम लल्लू लल्लू से सवाल लेके आपको यहाँ पे आकर मैं जादू दिखाऊंगा, नहीं, क्वेश्चन ऐसा है कि आप उसमें थोड़ा देर ठहरिएगा, रुकिएगा और उसके बाद बनाइएगा, ऐसा है कि थोड़ा दिमाग लगेगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, तो आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिएगा और मेरा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप खुद सॉल्व करिएगा एक बार, अगर उसके सॉल्व नहीं हो रहा है उसके बाद से मेरा सॉल्यूशन देखिएगा, नहीं तो पहले अपने आप से करने की कोशिश करिएगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। आइए कह रहा है कि 4 नंबर क्वेश्चन, मन्नू की गुल्लक में 50 पैसे, 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्के 4 3 6 के अनुपात में है, यदि गुल्लक में कुल राशि इतना है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या की बात करें। बहुत ईजी सवाल होता है, कॉइन्स वाला। सबसे पहले ऐसे सवाल में पहले ऊपर पैसा लिखते हैं, तो पैसा क्या है, 1 रुपया है भाई साहब, उसके सॉरी 50 पैसे हैं, तो पहले हमारा हो जाएगा कितना, 50 पैसे हो जाएंगे, उसके बाद से 1 रुपये होंगे, उसके बाद से 2 रुपये होंगे, इनका रेशियो क्या है, 4 रेशियो, 3 रेशियो और 6 रेशियो। अब इनको सारे को हम पैसे में बदल देते हैं, तो 50 पैसा को अगर 4 में गुणा कर देंगे तो 200 हो जाएगा, यानी 200 पैसा हो जाएगा, तो रुपया में हो जाएगा 2 रुपया, और 1 रुपया में 3 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 रुपया में 6 से गुणा करेंगे तो 12 रुपया हो जाएगा। ये सारे रुपया में है, ये सारे रुपया में है, तो इनका वैल्यू कितना दिया है रुपया में, तो ये देखिए कह रहे हैं यदि गुल्लक में कुल राशि 221 है, यानी पैसा में 221 है, और इतना कितना है रेशियो में, 3 2 5 और 12 5 17, यानी कहीं ना कहीं जो 200 कितना है 21 से वो 17 का मान दिया है, यानी टोटल का मान दिया, और पूछा क्या है, तो 50 पैसे का मान पूछा है, तो बोला है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, यानी 50 पैसे सिक्कों की संख्या कितना है भाई साहब, ये, यानी हमें 4 का मान पूछा है, तो 4 का मान पूछा है तो इजी में निकाल देंगे, यानी 4 का मान हम निकाल देंगे। देखो ऐसा हम 4 का मल्टीपल भी देख सकते हैं, तो 4 का मल्टीपल क्या है मिला है, यहाँ पे 52 भी है, 4 का मल्टीपल ये भी है, तो 2 को मिल जाएगा, ये तो 2 को होगा नहीं 4 का मल्टीपल, बट फिर भी देख लेते हैं। 17 से काटते हैं तो 17 एकम 17 और 5 17 दिया 51, तो 13 चौका 52 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सवाल था, मतलब इजी वे में बोल सकते हैं, ज़्यादा इतना टफ सवाल नहीं था। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। ये बोला है कि पॉइंट 987 के ऊपर बार है, फिर यहाँ पे पॉइंट 756 के ऊपर बार है, तो पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करना है, पी और क्यू पूर्णांक है, तो हमें मान निकालना है। देखिए इसको कैसे बनाते हैं, ऐसे सवाल को सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए पहले लिख लेते हैं यहाँ पे 987, तो हम पहले 987 लिख देंगे, फिर माइनस वो करते हैं जिस संख्या पर बार नहीं लगा रहता है। देखिए स्टार्टिंग के इधर पीछे से 2 संख्या पर बार लगा, 1 पे नहीं लगा, यानी 9 पे नहीं लगा, तो 9 हम माइनस कर देंगे, और बट्टे में क्या लिखेंगे, जिस संख्या पर बार है उतनी संख्या पर बार है तो उतनी संख्या के लिए 9 लिखेंगे, 2 संख्या पर बार है तो 2 9 लिख देंगे, और इस पे जिस पे नहीं है उसके लिए 0 लिख देते हैं, बस सेम वैसे ही लिखेंगे माइनस, फिर उसको लिख देंगे 756, और जिस संख्या पर बार नहीं घटा देंगे, इन 7 पे घटा देंगे, जितने संख्या पर बार है उसके लिए डबल 9 आ जाए,
एक संख्या पर बार है तो एक 9 आएगा, दो संख्या पर बार है तो दो 9 आएगा, जिस पे नहीं है उसके लिए 0 आएगा। बस अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 987 में से 9 घटाएंगे तो 978 डिवाइड बाई हो जाएगा 990, फिर माइनस में हो जाएगा 749 डिवाइड बाई 990। ठीक है, अब देखिए 990 हम एलसीएम ले लेते हैं। जब 990 एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 978 में से डायरेक्ट घट जाएगा, यानी 18 में से 9 गया 9 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 6, यानी 6 में से 4 गया 2 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 9 में से 7 गया 2, यानी 229 बटे 990, यानी 9 कितना हो जाएगा 9 2 11 2 13, यानी 2 से कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा। तो देखते हैं एक ही ऑप्शन है, प्रश्न नंबर सी देखो 229 बटे 990, यही है 229 बटे 990, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे सवाल में बस थोड़ा कैलकुलेशन होता है, बाकी इस सवाल में ज़्यादा कुछ दम नहीं होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा। तो मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है भाई, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ऐसे नहीं कि बस खाली मजा ही लेना है। देखिए कह रहा है कि 3 व्यक्ति ए बी सी एक व्यवसाय में 2 3 5 के अनुपात में निवेश करते हैं। ठीक है भाई साहब, यह निर्णय लिया जाता है कि लाभ का 9% दान दिया जाएगा। ठीक है, यदि कुल लाभ इतना है तो अब बताइए सी का लाभ क्या होगा। पहले देखिए इस सवाल है कि जितना भाई साहब ये लोग लाभ कमाए हैं ना, इसका पहले 9% तो लोग दान कर देंगे। इतना लाभ है, इसका वो क्या कर रहे हैं, लोग डिसाइड करते हैं कि लाभ का 9% दान में दिया जाएगा। यानी इतना है तो उनके पास ओरिजिनल लाभ में प्रॉफिट में कितना पैसा है वो पहले निकाल लेते हैं। मान लीजिए इतना है पैसा, इसका 9% वो दान में दे दिए, तो बचे कितना इनके पास, तो ये हो जाएगा 25 के वजह से 4 0 3 4 0, तो 9% मान लीजिए टोटल 100% पैसा है, 9% दान दे दिए तो बचे कितना 91%। तो 2 0 से 2 0 खत्म, यहाँ से गुणा कर लेते हैं तो 2 को 0 यहाँ पे आ जाएगा, 25 में 1 से गुणा करोगे 25 के 5 हाथ में 2, 25 9 225 और 2 227, यानी ओरिजिनल इतना उनको प्रॉफिट हो रहा है दान देने के बाद, 9% दान देने के बाद निकाल लेते हैं। अब देखिए इतना में निवेश करते हैं, टाइम इन लोगों का सेम है, क्योंकि जो अगर मान लीजिए जब भी टाइम कांस्टेंट होता है, क्योंकि टाइम का बात ही नहीं किया, यानी कहीं ना कहीं सीधी सी बात है वो सेम टाइम के लिए निवेश किए हैं। तो जब भी टाइम कांस्टेंट होता है तो जो हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाता है वो प्रॉफिट का बराबर हो जाता है, प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाता है। तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट है, यानी कहीं ना कहीं इसको हम प्रॉफिट बोल सकते हैं। तो हमारा रेशियो यहाँ पे से मैं निकालूँ तो ये हमारा रेशियो क्या है 2 3 5। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट दोनों का हो जाएगा ये 2 3 5, यानी टोटल देखें तो 5 3 8 2 10, यानी ये जो है हमारा टोटल 2 2 7 5 डबल जीरो, कितना मान 10 का मान है, और हमें मान किसका निकालना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे भाई साहब इन्होंने बोला है तो लाभ सी का हिस्सा बताना है, तो सी का हिस्सा कितना है हमारे पास, ये है, क्योंकि ये हमारा ए है बी है सी है, यानी 5 का मान निकालना है, तो इंटू में हम क्या कर देंगे 5 कर देंगे। तो ये 0 से 0 खत्म और 5 से गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0 50 25 के 5 हाथ में 2 7 5 35 और 2 37 हाथ में 3 और 22 25 110 और 3 113, यानी कहीं ना कहीं 113 750 होगा, 113 750 ऑप्शन नंबर डी। तो ये सवाल था, बहुत बढ़िया सवाल था। पहले बोला था कि इतना इन लोगों को प्रॉफिट हो रहा है, जिसमें से वो क्या कर रहे हैं 9% दान दे रहे हैं। जब 9% दान दे रहे हैं, ये पूछा है फिर जितना बचा है प्रॉफिट उसमें सी का हिस्सा कितना है, तो 9% दान देने के बाद इतना रुपये बचता है, और ये टोटल लोगों में 10 मैंने 10 का मान है और सी का हिस्सा है, हमें 5 का मान निकाल देना था। बस ये 5 का मल्टीपल भी देख लेते, बट सारे 5 का मल्टीपल है, इसीलिए हमें बनाना पड़ा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा है एक धनराशि को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। बहुत बढ़िया, 3 साल के लिए निवेश करते हैं। कह रहा है यदि ब्याज दर R+2 रेट परसेंट होती है तो उस पर 84 रुपये अधिक ब्याज मिलता है। बस यही समझना है आप लोगों को, यहाँ पे बोल देता है होती है तो उस पर 84 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता है, तो निवेशित धनराशि निकालते हैं। अधिक प्राप्त कब होता है, जब मान लीजिए पहले R% लगाते हैं, जब R+2 करता है ना रेट, तो उसका क्या होता है ब्याज भी 84 रुपये बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए हम पैसा कहीं लगाते हैं, अगर मान लीजिए मैं आपको 100 रुपये दिया, 100 रुपये दिया, तो ऐसा किया कि काम करो आपको मैं 5% रेट के हिसाब से मैं देता हूँ कि हर साल आपसे हम 5% रेट के हिसाब से 100 रुपया दिया हूँ, तो आप मेरे को साल में कितना रुपये इंटरेस्ट दोगे, 5 रुपया दोगे। मैंने किया ये काम करो, महंगाई बढ़ रहा है, मैं ऐसे किया कि हमारा जो रेट परसेंट 5 था मैं आपको ऊपर 10 कर दिया। जब 10% कर दूंगा तो हर साल आप क्या करोगे 5 रुपये और एक्स्ट्रा लाओगे, यानी 10 रुपये लाओगे। तो पहले 5 रुपये ला रहे थे, बट मेरे जो 5% एक्स्ट्रा रेट बढ़ाने की वजह से 5 रुपये और आप एक्स्ट्रा लाने लगे, यानी 10 रुपये लाने लगे। तो यही बोला है कि जब यहाँ पर रेट परसेंट 2% बढ़ता है तो ब्याज भी कितने रुपये 84 रुपये बढ़ जाता है। बस तो हमें प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल निकालना तो बहुत ईजी निकाल देंगे। हमें मान लीजिए, अगर मान लीजिए ये दिया है कि ब्याज हमें दिया है, यानी मान लीजिए SI निकालना है, तो SI के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है RT%, यानी कहीं ना कहीं जब हम रेट में टाइम से गुणा कर रहे हैं तो हमारा SI आता है। तो रेट हमारा कितना है भाई साहब 2%, यानी R का यहाँ पे 2% बढ़ रहा है, यानी हमारा रेट कितना बढ़ गया 2%। टाइम कितना है 3 साल, ये देख रहे हो टाइम 3 साल है, तो हमारा रेट यहाँ पर SI परसेंटेज कितना आ जाएगा, तो 2 × 3 करेंगे, यानी कहीं ना कहीं हमारा कितना आ जाएगा 6%, कहीं ना कहीं 6% आ जाएगा, परसेंटेज में 6 आ जाएगा, बट वैल्यू में कितना दिया है 84। तो जो हमारा 84 है ये कितना का मान है 6% का मान है।
ठीक है भाई साहब। अब हमें बोला है क्या, तो धनराशि निकाले, तो प्रिंसिपल अपने आप का कितना होता है 100% होता है, तो प्रिंसिपल 100% का मान निकाल दो, बस बात खत्म। तो इंटू में 100% निकाल देंगे, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, ये लिखने की नीड नहीं होती है, ऑटोमेटिक कट जाता है, तो ऐसी कोई चीज़ें होती नहीं है। ठीक है, आप देखिए इसको काट देते हैं, 6 से काटो, 6 कम 6, 6 चौका 24, यानी कहीं ना कहीं 1400 रुपया क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, कहाँ है 1400 रुपया, तो ऑप्शन नंबर बी। तो ये थोड़ा लॉजिकल सवाल था, समझना था कि जब यहाँ पे हमारा रेट बढ़ रहा है तो हमारा ब्याज भी बढ़ रहा है, तो हमेशा जब भी ब्याज निकालते हैं अभी, और क्या सिंपल इंटरेस्ट पे निकालते हैं, साधारण ब्याज पे, तो इसका परसेंटेज, जैसे सिंपल इंटरेस्ट का परसेंटेज निकालना होता है तो किससे निकालते हैं, एसआई बराबर होता है RT%, यानी रेट को टाइम से गुणा करते हैं तो हमारा एसआई का परसेंटेज निकल जाता है। टाइम 3 साल दे दिया था, रेट 2% बढ़ ही रहा था, तो 3 दूना 6% का मान 84 दे दिया, 100% का मान दिया, हमारा प्रिंसिपल निकल के आ गया। तो चुटकी वाला सवाल था, उम्मीद कर रहा हूँ बहुत मजा आ रहा होगा आपको पढ़ने में। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये हमारा ट्रीगो से सवाल है, कह रहा है 10a बराबर 1/√3 है, तो साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी का मान बताना है। ऐसा देख के ये मत देख लेना कि भैया ये लग रहा है साइन ए प्लस साइन बी का मान है, वो उस पे नहीं है ये क्योंकि अलग अलग को ये मान दिया है, इसका सी का निकालना है, ए का निकालना है, सी का निकालना है, तो हमें इसको बाकायदा ट्रेंगल बना के निकालना पड़ेगा। आइए सबसे पहले हम एक ट्रेंगल बनाते हैं, जब भी ऐसा सवाल आता है तो हम एक ट्रेंगल बना लेते हैं। तो ट्रेंगल से ये चीज़ें होता है कि हमें ये क्या होता है, अगर ये मान लो 90 डिग्री का होता है तो इसके सामने हाइपोटेनस हो जाता है, ये लंबी वाली परपेंडिकुलर होता है, ये बेस हो जाता है हमारा, ये वाली बेस। तो इसका हम लोग मान क्या होता है, 10 का होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर का मान 1 दे दिया है इन्होंने, बेस का मान ये हमारा √3 आ गया। जब दोनों मिल गया तो हाइपोटेनस हम पाइथागोरस हम निकाल लेंगे इसका हाइपोटेनस, तो पाइथागोरस निकालना है, हाइपोटेनस निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, p² + b²। तो मान लो ये p² कितना है 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा 3 और 1 कितना होगा 4, फिर रूट लगा लेंगे, तो 4 का रूट लगाओ तो कितना हो जाएगा 2, ये आ गया हमारा। अब ये b है हमारा भाई साहब, ये हमारा a हो जाएगा, ये हमारा c हो जाएगा। अब जो मान बोला है हम वैसे वैसे निकाल लेंगे। अब यहाँ पर बोला है साइन ए और कॉस, तो साइन ए का मान क्या होता है, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आपको समझ में आएगा। साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर का मान कितना दिया है, साइन ए के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, जब भी जिसके सामने बोला, जैसे मान लीजिए साइन सी बोलता है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, अगर ए बोला है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर नीचे वाला बेस, सी बोला है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर साइड वाला बेस। तो ये क्या है साइन ए, यानी परपेंडिकुलर ये हमारा क्या हो जाएगा 1, और उसके बाद से हाइपोटेनस, ये हमारा हाइपोटेनस आ जाएगा 2, तो हो जाएगा 1/2। ठीक है 1/2 इंटू, अब बोला है कॉस सी, तो कॉस का होता है बी अपॉन में एच बेस। अब देखिए कॉस सी, ये सी इसके सामने वाला है, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो बेस क्या हो जाएगा 1, तो बेस 1 हो जाएगा, हाइपोटेनस क्या है हमारा तो 2 है, यानी ये निकल गया। अब बोला है कॉस ए बोला है सेम यही b/b/h कॉस ए, इसके सामने ये हो जाएगा क्या परपेंडिकुलर, नीचे वाला क्या हो जाएगा बेस यानी √3, तो यहाँ पे क्या है प्लस, यहाँ पे हो जाएगा √3 और बट्टे में क्या हाइपोटेनस है तो 2। और सेम वैसे ही बोला साइन सी, तो साइन सी इसके सामने वाला परपेंडिकुलर यानी √3 और हाइपोटेनस क्या दे 2, बस यही निकालना था हमें। अब यहाँ से हम गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 1/2 करोगे तो 1/4 हो जाएगा, प्लस √3 में √3 से गुणा करोगे तो 3 हो जाएगा, 2 और 2 करोगे तो 4 हो जाएगा, बस नीचे 4 एलसीएम हो जाएगा, 3 1 4, इसको काट दोगे तो हमारा 1 आ जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसमें से ये समझना क्या था, तो कि बस यहाँ पर अगर ए दिया है, यहाँ पर सी दिया है, तो हम क्या रखना है, ए दिया है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, सी दिया है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर। इस सवाल में यही था, बाकी इस सवाल में कुछ दम नहीं था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कह रहा है ए एक वस्तु को 384 रुपये में खरीदी और 576 रुपये में बेची, बी ने दूसरी वस्तु कितना 554 रुपये में खरीदी और 1672 रुपये में बेची, तो ए के लाभ प्रतिशत और बी के लाभ प्रतिशत का अनुपात ज्ञात करें। बहुत ईजी सवाल है, लल्लू सा सवाल है। बोल रहा है कि मान लीजिए यहाँ पर 2 लोग हैं, ठीक है, ये है ए भाई साहब, ये क्या कर रहे हैं, पहले खरीद रहे हैं इनका क्या 384 रुपये में कोई चीज़ खरीद रहे हैं, और बेच कितना रह रहे हैं 576 में, तो यहाँ पे इनका कितना परसेंट का लाभ हुआ है निकालना है। अब देखिए 384 का चीज़ है 576 में बेच रहे हैं, कितना का लाभ हुआ, तो देखिए 6 में से 4 गया 2, फिर 17 में से 8 गया 9 8 17, फिर ये 4 में से 3 गया 1, यानी 192 रुपये हो रहा है। कितना, ये तो सीपी हो गया, ये हमारा एसपी, यानी खरीदते हैं जो सीपी और बेचते हैं तो एसपी। तो देखिए जब भी प्रॉफिट या लॉस हमें निकालते हैं तो सीपी में निकालते हैं, तो सीपी आ जाएगा नीचे 384, और परसेंटेज में निकालना है तो इंटू में 100% कर देंगे, बस। तो ये कट जाएगा, 3 बार में काट दो इसको, 3 बार में नहीं 2 बार में, ये 2 से कट जाएगा 50 बार में, तो यहाँ कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है 50% का। ये भाई साहब का काम हो गया। अब बी भाई साहब का देख लेते हैं, बी में क्या है, तो बी भाई साहब ये बोले हैं क्या, देखिए बोला है कि बी ने दूसरी वस्तु 1254 रुपये में खरीदी और 1672 रुपये में बेची, 1254 रुपये में खरीदा, 1672 रुपये में बेच दिया, यानी जो सीपी और एसपी का रेशियो हो जाएगा, सीपी और एसपी का रेशियो,
यहाँ पे हो जाएगा 1254 रुपये में खरीदा है और बेचा कितना है 1672 रुपये में। तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है निकाल देते हैं। तो 12 में से 4 गया 8, फिर 6 में से 5 गया 1, फिर 6 में से 4 गया, 6 में से 2 गया 4 और 1 खत्म, यानी 418 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे 1254 पे। इंटू में 100% पे निकाल देंगे कि 100% पे कितना हो रहा है। लो भाई सब देखो, ये 418 का 3 गुना है। देखो 18 दिए 54 और 4 दिए 12, यानी ये कितने बार में चला जाएगा 3 बार में चला जाएगा। तो ये हमारा कितना आ जाएगा प्रॉफिट इसका देखेंगे तो 100/3% का प्रॉफिट। अब इन दोनों का रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, ये 50 हो गया हमारा, ये 100/3 हो गया। ठीक है, अब देखिए जब ये 3 है तो इधर ले लेंगे, तो इधर लेंगे तो गुणा हो जाएगा, तो ये 150 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। अब कहीं ना कहीं इसको हम काट देंगे, तो 50 से 3 बार में, 50 से 2 बार में, तो 3:2 आ जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2, और 3/2 कहाँ है तो ऑप्शन नंबर है। तो ये बहुत लल्लू सा सवाल था, कुछ नहीं था इसमें, कुछ सिर्फ डाटा दिया था। पहले हमें प्रॉफिट परसेंटेज इसका निकालना था, इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकाल के दोनों का हमने रेशियो निकाल देना था, बस। उस सवाल में दम ही नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। प्यार प्यार से हम 10वें क्वेश्चन पे आ गए हैं। आइए, कह रहा है कि एक बड़े टैंकर को पाइप ए और बी द्वारा क्रमशः 60 मिनट और 30 मिनट में भरा जाता है। ठीक है भाई साहब, कह रहा है यदि बी को आधे समय के लिए खोला जाता है और शेष समय के लिए, यानी शेष आधे समय के लिए पाइप ए और बी दोनों को खोला जाता है, तो खाली टैंकर को भरने में कितना समय लगेगा। लल्लू सा सवाल है, बस यहाँ पर समझना है जो यहाँ पे इन्होंने दे दिया है। क्या क्या यदि बी को आधे समय के लिए खोला जाता है और शेष समय के लिए पाइप ए और बी दोनों को खोला दिया जाता है। ये चीज़ें पॉइंट समझना, मैं समझाता हूँ आपको। पहले भाई साहब कितने लोग हैं, ए और बी पाइप 2 है। ये क्या कर रहा है भाई साहब, कितने 60 मिनट ले रहा है और बी ले रहा है 30 मिनट। ओवरऑल इन लोगों का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 60, तो इसका एफिशिएंसी 1 हो जाएगा और बी का एफिशिएंसी 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बोला है क्या कि अगर मान लीजिए, समझिए हम एज्यूम करके देखते हैं, अगर मान लीजिए कि पहले बी अगर मान लीजिए एक काम कर देता है, तो एक काम कर देता है, समझिए 2 काम है, तो इसका आधा बी इतना में कर दिया, फिर आधा जो बना एक काम बना वो दोनों लोग मिल के करें, यानी 3 काम कर रहे हैं। समझ रहे हो, तो कहीं ना कहीं काम कितना हो रहा है ओवरऑल अगर मैं काम करना देखूं, तो मान लीजिए बी पहले काम 2 कर रहा है, उसके बाद ये दोनों लोग मिलके 3 काम कर रहे हैं, तो ओवरऑल काम कितना कर रहे हैं, यानी 3 2 5 काम कर रहे हैं। देख रहे हो, अगर 1 मिनट में अगर काम देखो, समझो कि 1 मिनट में कितना काम होगा, तो पहले ये आधा किए फिर ये दोनों मिलकर हैं, तो ये 5 काम हो रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं जो टोटल 60 है डिवाइड बाई 5 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 12 5 60, यानी हमारा कितना आ जाएगा 12 मिनट, आधा काम 12। तो बोला है क्या कि खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, आधा काम कितना लग रहा है 12 मिनट। ठीक है, आधा काम, क्योंकि देखो आधा आधा काम ही तो कर रहे हैं ना। मान लो ये भी आधा काम कर रहे हैं, दूसरा कलर ले रहा हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी। ये भी आधा काम कर रहे हैं और ये दोनों मिलकर आधा काम, यानी मान लो ये आधा काम कर रहे हैं, ये दोनों मिलकर आधा काम कर रहे हैं, यानी आधा काम का 12 मिनट लग रहा है। तो टोटल काम करने में कितना लगेगा, तो 12 मिनट में 2 से गुणा कर देंगे, यानी 2 से, तो ये हो जाएगा 24 मिनट में टंकी हमारा खाली हो जाएगा। और 24 मिनट कहाँ है हमारा, तो ऑप्शन नंबर सी। तो ये समझना था कि पहले आधा काम, जैसे मान लीजिए कि पहले 2 काम कर रहे थे दोनों मिलकर 3, यानी 5 काम, यानी 60 को काम कर रहे हैं कितना 12 मिनट में, यानी आधा काम 12 मिनट में हो जा रहा है दोनों लोगों का। और टोटल काम करना है, यानी टंकी पूरी तरह से कैसे खाली होगा, तो 24 मिनट में खाली होगा। तो ये थोड़ा लॉजिकल सवाल था, सोचना था, बाकी सवाल में कैलकुलेशन के नाम पर कुछ नहीं था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, कह रहा समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में यदि एंगल ए बराबर इतना है और एंगल बी बराबर इतना है, तो एंगल सी का मान ज्ञात करें। बहुत इजी सवाल होता है, समांतर चतुर्भुज कैसा ही बना लेते हैं, पैरेललोग्राम। चलिए एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, ऐसे करके कुछ ऐसे ही बना लेते हैं। ठीक है, इसको बस खाली समझने के लिए, आपको फीलिंग का समझना, ऐसे ये है रूम बस, बट बना लिए। अब इसमें मान लीजिए ये हमारा हो गया भाई साहब ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। सबसे पहले 2-3 चीज़ें आप लोगों को बता देता हूँ, पहले लिख लेता हूँ। एंगल ए कितना है 3x + 16, यानी ये वाला मान कितना है 3x + 16, ये हमारा मान कितना है 3x + में 16। ठीक है, और उसके बाद से क्या है, एंगल बी है 2x + 24। ठीक है, 2x + 24, 2x + 24। अब हमें निकालना है एंगल सी, यानी इसका मान निकालना है। देखिए जब भी पैरेललोग्राम होता है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं समांतर चतुर्भुज, इसमें क्या होता है, जो आमने सामने वाली भुजाएं होती है ना, ये बराबर होती है। अगर मान लो ये x है तो ये भी x हो जाएगा, अगर ये भी अगर y है तो ये भी y हो जाएगा। ये आमने सामने वाले भुजा बराबर होते हैं। ठीक है, अब ये आमने सामने वाले भुजा बराबर होते हैं, बट ये वाला एंगल, जैसे मान लीजिए ये और ये आपस में क्या होते हैं 180 डिग्री का बनाते हैं, ये और ये 180 बनाते हैं, ये और ये दोनों का योग 180 होना चाहिए, ये और दोनों का, क्योंकि ये क्या होता है सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। कम्प्लीमेंट्री 90 एंगल का होता है, सप्लीमेंट्री 180 डिग्री का होता है। तो कहीं ना कहीं ये और ये दोनों क्या हुआ 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ऐड करके, ये भी एक दोनों को मिलकर ऐड करके 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे x का मान निकाल लेते हैं।
तो ये और दोनों मिलकर क्या कंप्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे नहीं 180 का। तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 3x प्लस में 16 और प्लस में ऐसे भी आपको मालूम होना चाहिए, अगर मान लो ये वाला एंगल 30 है ना तो ये वाला एंगल 150 होगा, क्योंकि दोनों का योग कितना होना चाहिए 180 होता है। तो बस ये समझाने के लिए हमको बता दिया। तो 3x प्लस 16 और बराबर 2x प्लस में क्या है 2x प्लस में 24 और दोनों का ये कितना है 180। बस अब यहाँ से निकालते हैं x का मान। तो 3x और 2x कितना हो जाएगा 5x बराबर में ये 16 और 24 कितना होता है 40, उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो 180 में से 40 माइनस हो जाएगा तो 140 हो जाएगा। 5 से काट दो तो x बराबर में हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, 5 बटा 40 यानी x बराबर कितना हो जाएगा 28। जब x का मान 28 हो जाएगा तो x का मान 28 पुट कर देते हैं। 28 का 3 गुना होता है 84, 84 में 16 ऐड करोगे 100। तो ये वाला एंगल 100 हुआ। अभी बोला मैंने कि अगर ये वाला एंगल 100 है तो ये भी बराबर होगा, यानी ये भी 100 हो जाएगा। यानी आमने सामने वाला एंगल ये लोग आपस में बराबर होते हैं, तो ये भी 100 ये भी 100, एंगल सी ही पूछा था तो 100 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोगों को लिए समझाने के लिए मैं इतना टाइम ले रहा हूँ, धीरे धीरे बता रहा हूँ, नहीं तो इतना बताने की है नहीं कि डायरेक्ट 3x प्लस 16 और 2x प्लस 24 को ऐड करो 180 आता है, x का मान आता है, यहाँ पे पुट करेंगे जितना ये होगा उतना ही होगा, अपना आंसर आ जाएगा। तो बहुत इजी वे में हो जाएगा, बट लेकिन आपको समझा रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरा काम ही है आप लोगों को बताना कि चीज़ों को समझ में। बहुत लोग बोलते हैं कि भैया आप बहुत स्लो स्लो बोलते हो, स्लो स्लो पढ़ाते हो। तो आपके यूट्यूब में ऑप्शन आता है 1.5 और 2x, तो आप 1.5 या 2x में करके वीडियो स्मूथली वे में आप देख सकते हो, कम समय में भी आप चीज़ों को अच्छे तरह से समझ सकते हो। तो वहाँ से आप स्पीड बढ़ा के अपना टाइम बचा सकते हो। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, कह रहा है निधि ने वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 9600 रुपये की धनराशि निवेश की। ठीक है, धनराशि निवेश किया यानी क्या, प्रिंसिपल 96 रुपये निवेश किया और ये न वर्षों बाद में इतना रुपये धनराशि प्राप्त हुई, तो इन का मान बताए। यानी ये न वर्षों, यानी हमें टाइम निकालना है कि कितने साल में उनका धनराशि यानी उनका अमाउंट इनका प्रिंसिपल इतना बन गया है। ठीक है, तो जब भी हमें मान लीजिए राइट टाइम निकालना होता है ना, तो हम क्या निकालते हैं, पहले प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो ले लेते हैं और उस पर हम रूट लगा के निकाल लेते हैं। तो देखिए ऐसे सवालों को क्या करते हैं, पहले हम रेट देखते हैं। रेट कितना है भाई साहब 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 3/20। अगर मान लीजिए पहले हमारा प्रिंसिपल 20 था तो 3 होकर 23 हो गया था। ठीक है, ये हमारा रेट हो गया। ठीक है, हम निकाल लेते हैं। बट इन्होंने क्या है, ये हमारा रेशियो में आ गया। ठीक है, बट इन्होंने क्या पैसे में कितना दिया 9600 रुपये दिया। ठीक है भाई साहब, पैसे में इन्होंने दिया है कि इतना 9600 रुपये। ठीक है, अब जितना मान लीजिए अगर 20 का स्क्वायर हुआ, मान लीजिए 20 का स्क्वायर है यहाँ पे, अगर मान लीजिए 20 का स्क्वायर या फिर 23 का स्क्वायर आया। ठीक है, तो 20 का और 23 का जो स्क्वायर होता है वहीं हमारा क्या हो जाता है, यानी 2 का अगर पावर इसका 2 हो गया तो हमारा टाइम भी 2 साल हो जाएगा। अगर इसका मान लो इसका पावर अगर पावर 3 हो गया तो हमारा टाइम भी 3 साल हो गया। इसका पावर 4 हो गया तो हमारा टाइम भी 4 हो गया। इसका पावर 1 हो गया तो इसका टाइम भी हमारा 1 हो जाएगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, जब भी हमें टाइम निकालना होता है। 3 का हम लोग क्या बेस वैल्यू का क्या देखते हैं, पावर देखते हैं। तो पहले 9600 था, अब कितना हो जाएगा 12696। अगर मैं इसके काटूँ कैसे, 16 से काट के देखता हूँ। ठीक, काटते हैं 16 से, 16 से 6 बार में कट जाएगा, 16 छके 96 यानी 600 हो जाएगा। फिर इसको काटते हैं तो ये हो जाएगा 16 छके 96, 16 सत्ते कितना हो जाएगा 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112। उसके बाद से 8 8 और 6 14 112। ठीक है, यहाँ पे 112 अगर मान लीजिए हमारा आ गया तो 8 6 14 149 हो गया। फिर 16 9 144, 144 और 5 56 नहीं कटेगा, 16 से नहीं कटेगा, हम गलत काट दिए, 16 से नहीं कटेगा। चलो 8 से काट के देखते हैं तो 8 एकम 8, 8 दूना 16, 1212 में कट जाएगा। 8 एकम 8 4 46, 8 5 40, 6 69, फिर 8 8 64, 64 के बाद से फिर 56, 8 8 7 56। ठीक है, अब इसको कैसे काट सकते हैं, 3 से काट देते हैं 400 और इसको 3 से काटे 3 5 15, 3 फिर हो जाएगा 3 दूना 6 और 2 3 9 27। अब देखो कहीं ना कहीं देखोगे ना यहाँ पे, तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए कि जो 20 का स्क्वायर और ये 23 का स्क्वायर है। देखो स्टार्टिंग में 20 था 23 था, तो हमारे 20 बेस क्या आ गया 20, यहाँ पे हमारा 20 बेस कितना आ गया 23। बट ये स्क्वायर होता है यही हमें टाइम को दर्शाता है। तो कहीं ना कहीं 2 साल में क्या हो जाएगा 9600 रुपये की राशि हमें कितना 12,696 हो जाएगा। तो टाइम कितना लग जाएगा हमारा 2 साल। 3 का मान 2 आ गया। तो बस ये समझना था कि हमें जो बेस यहाँ पे पहले बेस निकाल लेंगे, जितना पावर निकलता है वही हमारा क्या होता है टाइम होता है। तो ऐसे सवाल को ऐसे ही हम लोग डील करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, कह रहा है पी और क्यू की आयु का योग और क्यू और आर की आयु का योग से 15 वर्ष अधिक है, तो आर पी से कितना वर्ष छोटा है। ये भी सवाल है, लल्लू सा सवाल है। देखिए यहाँ पे बोला है क्या, पी प्लस क्यू का आयु का योग क्यू प्लस आर के आयु के योग से 15 वर्ष अधिक है। ठीक है, इनका देखो पी प्लस क्यू, यहाँ पे पी प्लस क्यू का आयु का योग क्यू प्लस आर की आयु के योग से 15 वर्ष अधिक है। तो 15 वर्ष इधर अधिक है, तो हम बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 15 वर्ष ऐड कर देंगे बस। अब हमें निकालना क्या है तो निकाल लेते हैं। देखिए पी प्लस क्यू माइनस क्यू इधर आएगा बराबर के, तो माइनस हो जाएगा, अब बराबर में हो जाएगा 15।
अब कहीं ना कहीं देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस और माइनस खट जाएगा, तो p माइनस आर का मान कितना आ जाएगा 15। और कहीं ना कहीं देखो तो यही पूछा है, आप यहाँ पर देखोगे तो ये पूछा है, तो आर पी से कितना वर्ष छोटा है। आर जो है भाई साहब पी से, यानी आर पी से यानी माइनस हो जाएगा, ये आर देखो आर, ये आर भाई साहब हो गए पी से कितना छोटा है, तो 15 वर्ष छोटा है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा 15 वर्ष छोटा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बस आर जो है पी से कितना वर्ष छोटा है, यानी पी में से आर घटा देंगे 15 वर्ष। तो बहुत इजी सवाल था, कुछ सवाल में दम नहीं था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, कह रहा है एक त्रिभुज के आधार की लंबाई संगत ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है। ठीक है, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 108 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज के आधार की लंबाई ज्ञात करें, यानी आधार का। चलिए ऐसे सवाल को सबसे पहले मान लीजिए हम एक राइट एंगल ट्रेंगल बना लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए राइट एंगल ट्रेंगल हो गया हमारा। ठीक है, ये हमारा राइट एंगल ट्रेंगल हो गया। अब इसमें बोला है क्या कि अगर मैं ये देखूं कि यदि त्रिभुज, ये पढ़ लेते हैं लाइन, ऊपर वाला लाइन क्या बोला है इन्होंने, ये बोला है यदि त्रिभुज के आधार की लंबाई संगत ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है। संगत ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है, क्या आधार की। अगर मान लो संगत ऊंचाई में x मानता हूं, तो इससे आधार की जो लंबाई है 6 सेंटीमीटर अधिक है, x प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब भी राइट एंगल ट्रेंगल होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, यानी गुणा करते हैं बेस इंटू हाइट। ये हमारा बेस हो जाता है, ये हमारा हाइट का काम करता है। ठीक है, तो देखो जब भी और इन्होंने एरिया कितना दे रखा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 108। तो यही तो निकालना होता है, जब भी एरिया निकालते हैं यहाँ राइट एंगल ट्रेंगल में, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई करते हैं, यानी बेस इंटू हाइट करते हैं, और यहाँ पे दिया है 108। बस अब जैसे रखा है बोला है वैसे हम लोग मान रख के बना लेंगे। देखिए 1/2 बेस का मान इन्होंने कितना दे रखा है, x प्लस में 6 इंटू में हाइट कितना दे दिया है, x बराबर में 108। बस ये दो तो कटेगा नहीं, तो उधर जाके गुणा हो जाएगा। तो x में x से गुणा करोगे तो x स्क्वायर, प्लस में 6 से x में गुणा करोगे तो 6x हो जाएगा, बराबर में 108 का 2 गुना करोगे तो 216 हो जाएगा। बस अब देखो, अब यहाँ पे होगा तो हम क्या करेंगे, ऐसे करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में 6x माइनस में 216 इक्वल टू में 0। अब ऐसा करते हैं कि हम ये ऐसा 216 का कोई फैक्टर लेते हैं जिसका डिफरेंस उतना होता है, तो उसमें बहुत टाइम लगता है, इतना हम नहीं करेंगे। हम यहाँ पे जाएंगे ऑप्शन से, और ऑप्शन से x का ऐसा क्या मान रखेंगे कि उसका स्क्वायर करेंगे और इसका 6 गुना करते हैं, हमें 16 मिल जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मैं क्या उठाता हूँ, 9 उठा के देखता हूँ। मैं यहाँ पर ऑप्शन में गया तो यहाँ पे 9 उठाया। अगर मैं देखूँ तो 9 का स्क्वायर होता है 81, और 81 का 9 में 9 छके 54 होता है। देखो यहाँ पे मैं 9 रखूंगा तो ये होगा 81, और प्लस में 9 छके 54। तो यहाँ पर देखो 4 और 1 5, यहाँ पे यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, तो ये होगा नहीं, यानी 9 हमारा खत्म हो जाएगा, यानी ये आंसर हमारा बी होगा ही नहीं। ठीक है, अब देखो कहीं ना कहीं 27 ज़्यादा है, क्योंकि 27 का स्क्वायर देखो 25 का स्क्वायर 625 होता है, और 216 तक जाना है, तो ये 27 भी खत्म हो गया। अब देखो 18 का स्क्वायर होता है 324, फिर 324 यानी 216 ही जाना था, तो ये भी खत्म हो गया 18। मतलब क्या खत्म नहीं हुआ, मतलब यहाँ पे हम 18 रख नहीं सकते, यहाँ पे हम 9 नहीं रख सकते, यहाँ पर 3 नहीं, ये नहीं हो सकता कि हमारा ये आंसर नहीं हो सकता, आंसर हो सकता है, बट हम ये चीज़ें यहाँ पे पुट नहीं रख कर सकते। तो हमारे पास ऑप्शन है 12। जब मैं यहाँ पे 12 रखा तो 12 का स्क्वायर होता है 144, और 12 छके 72, और दोनों को मैं ऐड किया तो 216। तो कहीं ना कहीं हमारा जो x का मान हुआ वो 12 आ गया, यानी हमें ये वेरीफाई हो गया कि हमारा x का मान कितना आ गया, 12 आ गया। जब x का मान 12 आ गया, यहाँ पे x का मान 12, तो जो हमारा क्वेश्चन में पूछा हम आंसर निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन में पूछा क्या, एक बार हम देख लें। देखिए तो इन्होंने क्वेश्चन में ये पूछ दिया है, आइए, तो बोला है इतना, तो त्रिभुज के आधार की लंबाई बताएं। अगर ये पूछता, हमें सिर्फ ये हाइट पूछता x, तो हम डायरेक्ट 12 मार के अपने निकल जाते, बट ये तो पूछा नहीं है, हमें तो पूछा है क्या, आधार की लंबाई, यानी x प्लस 6। तो x प्लस 6 पूछा है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले कितना था भाई साहब 12, तो 12 में हम प्लस में 6 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 18, और ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत ऐसे बच्चे ऐसे ही करेंगे कि यहाँ पे 18 रखेंगे, वैल्यू पुट नहीं होता इसको काट देंगे, और डायरेक्ट 12 मार के आंसर रहेगा। बट लेकिन वहाँ पे ठहरना है, पढ़ना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या, यहाँ पे आधार की लंबाई पूछा है, इसलिए हमारा क्या 18 होगा। अगर ये पूछता है तो डायरेक्ट हम 12 मार के निकल जाते हैं। तो ये छोटी छोटी गलतियां हो जाती है एग्जाम में, तो इसको आप अवॉइड करना है आप लोगों को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, कह रहा है 110 मीटर लंबी एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में दौड़ रहे एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। बहुत इजी सवाल है, बस ये रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। देखिए इसमें पूछा है क्या है, टाइम। जब भी टाइम निकालना होता है तो हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस क्या पार करना है भाई साहब। अगर मान लीजिए डिस्टेंस नहीं दिया है, तो अगर आदमी को पार करेगा, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे, ये ट्रेन है, ठीक है, मैं समझाता हूँ, ये ट्रेन है भाई साहब, और ये मान लीजिए यहाँ पे आदमी है। तो जब भी अगर मैं डिस्टेंस फाइंड करूंगा तो क्या होगा, तो ट्रेन जो अपने आप की दूरी तय करेगी वही उसका डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि आदमी का क्या ही डिस्टेंस है, आदमी तो अगर खड़ा है उसका क्या ही होता है, जैसे पोल का, आदमी का,
जितना ये टावर का, इसका डिस्टेंस नगण्य होता है। तो हमेशा ये करेंगे, जो यहाँ पर ट्रेन जो पार करेगी आदमी का, वही उसका डिस्टेंस हो जाता है, यानी ट्रेन का लंबाई उसका डिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेन की लंबाई इन्होंने किया है 110 मीटर, तो 110 मीटर इन्होंने दिया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा डिस्टेंस, यानी कहीं ना कहीं हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा 110। अब स्पीड निकालना होता है, तो यहाँ पर जब स्पीड देखेंगे तो देखिए अपोजिट डायरेक्शन की बात हुआ है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहे हैं, 6 किलोमीटर प्रति घंटा से विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं। जब भी विपरीत दिशा यानी अपोजिट डायरेक्शन की बात होता है तो क्या होता है, स्पीड आपस में जुड़ जाता है, यानी जब भी अपोजिट की बात होता है तो होता है S1 प्लस में S2, और वहीं बोलता है क्या सेम डायरेक्शन, यानी एक साथ यानी समान दिशा में, ये वाला डायरेक्शन सेम डायरेक्शन, उसमें होता है S1 माइनस S2, ये स्पीड के केस में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है अपोजिट, तो S1 प्लस S2 हो जाएगा, यानी 60 में 6 जोड़ेंगे तो 66 हो जाएगा। अभी आपको ध्यान देना है कि ऊपर वाला वैल्यू जो है 110 मीटर में है, और यहाँ पे जो नीचे वाला है ये किलोमीटर में है, और ऑप्शंस में देखिए तो सेकंड में है, यानी कहीं ना कहीं मीटर सेकंड निकालना पड़ेगा। तो कभी भी चीज़ अगर हम टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ते हैं तो कभी भी किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाते हैं, यानी बड़ी से छोटी इकाई में जाते हैं तो हम क्या करते हैं 5/18 से गुणा करते हैं, वहीं छोटी चीज़ से बड़ी इकाई में आते हैं तो 18/5 से गुणा करते हैं। तो ये तो बड़ी इकाई है, यानी छोटी इकाई में जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे 5/18 से गुणा करेंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ 18 को ऊपर भेज देता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ऊपर में 18 हो जाएगा। अभी हमारा टाइम निकालना है तो हम काटाकुटी करेंगे, हमारा टाइम आ जाएगा यहाँ से। देखिए ये 11 छः के 66, 11 से 10 बार में 11 दिया 110, ये 6 से 3 बार में कट जाएगा, और 5 से ये 2 बार में कट जाएगा, तो 3 दूना 6, यानी कहीं ना कहीं टाइम हमारा जो आ जाएगा कितना आ जाएगा 3 सेकंड आ जाएगा, और 3 सेकंड 6 सेकंड हो जाएगा, और 6 सेकंड कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी। तो ये सवाल था, इस सवाल में खासा कुछ दम नहीं था। ठीक है, बस आपको समझना था रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। ऐसे सवाल देख के बच्चे थोड़ा सहम जाते हैं, बट आपको नहीं सहमना है। देखिए स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चलाने वाला एक गोताखोर, कोई गोताखोर भाई साहब है, जो 50 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में और 50 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में 2 गुना समय लगता है। जब मैं यहाँ पढ़ा ना, क्या पढ़ा देखिए, 50 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में और 50 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में कितना 2 गुना समय लेता है। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे जब टाइम स्पीड डिस्टेंस में पढ़िएगा तो जब भी यहाँ पे डिस्टेंस सेम हो ना, यहाँ पे बोला है डिस्टेंस सेम, क्योंकि 50 किलोमीटर भाई सब जा रहे हैं और 50 किलोमीटर ही आ रहे हैं, तो जब भी डिस्टेंस सेम होता है यानी डिस्टेंस कॉन्स्टेंट होता है, तो वहाँ पे ये होता है कि टाइम का रेशियो स्पीड के इन्वर्स हो जाता है, और स्पीड का रेशियो टाइम के इन्वर्स हो जाता है। यानी कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए कि टाइम का रेशियो मैं यहाँ पर देखूँ और टाइम का रेशियो 1/2 दिया है और डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो स्पीड हमारा 2:1 हो जाता है। यानी क्या होता है, ये एक्सचेंज हो जाते हैं। ठीक है, आइए तो अब ऐसे सवाल को हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला है, प्रतिकूल। प्रतिकूल के इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो प्रतिकूल इंग्लिश होता है अप स्ट्रीम, और वहाँ पे वही देखो तो ये हो जाता है अप स्ट्रीम, और जिसको बोलते हैं अनुकूल, जिसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। तो यही बोला है कि जब वो प्रतिकूल जा रहा है तो डाउन स्ट्रीम यानी अनुकूल से क्या 2 गुना समय ले रहा है। तो यहाँ पर मैं टाइम की बात करूँ, यानी टाइम की, तो ये 2 गुना समय ले रहा है क्या, डाउन स्ट्रीम से। तो जब भी अगर मान लीजिए डिस्टेंस कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा, जो इसका टाइम 2/1 हो जाएगा, तो स्पीड क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, तो स्पीड हो जाएगा 1/2। हम कोई एक मान लेते हैं, कोई कांस्टेंट ले लेते हैं, इसको के से डिनोट कर देते हैं। यानी कहीं ना कि अप स्ट्रीम का हमारा स्पीड कितना हो गया, 1 हो गया, और डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना हो गया, 2 हो गया। बट देखिए 2-3 चीज़ें और है जो मैं समझाऊंगा आपको, पहले देख लेते हैं। स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चलाने वाला, यानी कहीं ना कहीं नाव, यानी नाव को हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स से। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक्स को हम लोग क्या करते हैं, नाव का चाल बताते हैं, नाव का बात बताते हैं, और वाई को हम बोलते हैं क्या, धारा। ठीक है, और डाउन स्ट्रीम होता है एक्स प्लस वाई, यानी डाउन स्ट्रीम अनुकूल, और अप स्ट्रीम होता है एक्स माइनस वाई, जिसको हम बोलते हैं प्रतिकूल। तो कभी भी अगर मान लीजिए कि हमें क्या डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम का मान दिया और एक्स का मान निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, तो एक्स निकालने के लिए होता है डी प्लस यू बाई 2, और वहीं वाई निकालना है तो डी माइनस यू बाई में 2। ये होता है हमें निकालने का फॉर्मूला। बट देखिए एक्स का मान इन्होंने दे दिया है 3 किलोमीटर, तो एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, डी प्लस यू बाई 2 करेंगे। ठीक है भाई सब, इसको मिटा देता हूँ ताकि हमें समझाने में और आसानी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब मैं क्या करूँगा, डी प्लस यू बाई 2, यानी ये हो जाएगा 2 और 1 3, यानी कहीं ना कहीं जो 3k/2 का इसका मान कितना दे दिया है, 3 दे दिया है, 3 दे दिया है। ठीक है, तो अब देखो ये डायरेक्ट हमारा 3 से 3 खत्म, यानी कहीं ना कहीं k बराबर 2 आ जाएगा। जब k बराबर 2 आएगा तो यहाँ पर ओरिजिनल मान इसका हम निकाल देंगे कि उसका ओरिजिनल मान कितना आ जाएगा, तो इसका ओरिजिनल मान हो जाएगा कितना, 2, और ये हो जाएगा 4। तो कहीं ना कहीं अप स्ट्रीम का स्पीड 2 किलोमीटर हो जाएगा और डाउन स्ट्रीम का स्पीड 4 किलोमीटर हो जाएगा। बस यहाँ से निकल गया। अब जो भी बोलता है एक एक करके हम निकाल लेते हैं। अगर मान लीजिए हमें यहाँ पे नाव का स्पीड पूछता तो नाव का कैसे निकालते हैं, अगर नाव का स्पीड निकालते एक्स का मान निकालते, एक्स का क्या करते हैं, डी प्लस यू बाई 2, यानी 4 और 2 करके 6 6/2 कर देंगे, यानी 3 आएगा। और देखो यहाँ भी नाव का स्पीड 3 ही दिया है।
और वहीं अगर y यानी हमें क्या धारा की स्पीड बोलता है तो घटा के आता है, यानी 4 में से 2 घटाएंगे 2 और 2/2 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। बस ये होता है, अलग से निकालते हैं। बट हमें ये थोड़ी पूछा है, और ये बोला है क्या सवाल में, वो देख लेते हैं। सवाल में बोला गया गोताखोर धारा के अनुकूल यानी डाउन स्ट्रीम ही पूछा है। देखो स्पीड ऑफ द ड्राइवर डाउन स्ट्रीम, यानी डाउन स्ट्रीम का स्पीड क्या है, और डाउन स्ट्रीम क्या है 4, तो ये डायरेक्ट आ जाएगा 4, और यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा क्या 4 किलोमीटर पर घंटा। देखो तो ये हो जाएगा हमारा डाउन स्ट्रीम का स्पीड 4 किलोमीटर पर घंटा। और डाउन स्ट्रीम निकालने का एक और चीज़ है, कैसे निकालते हैं, एक्स प्लस वाई ऐड करते हैं तो क्या होता है, देखो डाउन स्ट्रीम एक्स प्लस वाई का स्पीड हम ऐड करेंगे तो डाउन स्ट्रीम आएगा। एक्स का मान कितना आया है 3, वाई का मान कितना है 1, तो एक्स प्लस वाई ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, 3 और 1 4, तो यह आ गया 4। 3 तरीके से बता दिया हमें निकालने के लिए डाउन स्ट्रीम, और अगर मान लीजिए नाव का निकालना है, धारा का निकालना है तो कैसे निकालना है। तो बहुत ऐसे बच्चे होते हैं ना कि उसको जैसे ये आता है सवाल ना, नाव और धारा वाला, तो देह हाथ थरथराने लगता है। लेकिन आप एक चीज़ मैं बताऊं, आप ये कभी भी कल्पना कल्पना नहीं कर पाओगे कि मतलब भैया यार आप इतना प्यार से कैसे समझा सकते हो। क्योंकि जानते हो, अगर मैं अर्थमेटिक पार्ट में जब मैं पढ़ता था, चाहे चीज़ें जब करता था, तो सबसे मज़ा आता था मैं नाव और धारा बनाने में। क्योंकि जब मतलब स्टार्टिंग में मैं आपको कहानी बताता था कि मतलब जब पढ़ाई करता था, जैसे नहीं देखो मेरा को शुरू से बहुत चीज़ें होता है क्यूरियोसिटी पढ़ने वढ़ने में, ठीक है, नए नए चीज़ें में। तो वहाँ पे बहुत सारे मेरे दोस्त यार ऐसे बोलते थे कि देखो जो नाव और धारा का सवाल होता है ना, बहुत कन्फ्यूजन होता है, और सही में वाकई में कन्फ्यूजन होता है। तो मैंने इसको इस लेवल से पढ़ा, इतना डेप्थ लेवल से पढ़ा ना कि भाई साहब मेरा ये फेवरेट चैप्टर हो गया। कि इससे सवाल भाई साहब मैं ये छोड़ा कि अगर कहीं भी ऐसा सवाल दिखे तो इस सवाल से तो गलती होना ही नहीं चाहिए। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम और क्वेश्चन आ गया बोट इन स्ट्रीम वाला, तो हमसे गलती नहीं होना चाहिए, गलती हो गया तो हमारे लिए वो पाप है। तो इसीलिए ये मेरा बहुत फेवरेट चैप्टर है, बहुत मैं प्यार से चीज़ों को समझाता हूँ। और आप ये चीज़ें एक बार समझ जाओगे ना तो आप कन्फ्यूजन लगता है, बट एक बार समझ जाओगे ना तो बहुत प्यार से चीज़ों को आप डील कर पाओगे। आइए, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना है, नहीं ऐसा नहीं कि प्यार से आपको देखते जाना है। चलिए, ये बोला है कि एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दे दिया है। तो पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है तो इससे यहाँ से रेडियस निकालेंगे, जब रेडियस निकल जाएगा तो फिर गोलन क्या क्या वॉल्यूम निकालेंगे। पहले आपको मालूम होना चाहिए क्या कि जो गोला होता है भाई साहब, तो गोला का क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, तो ये होता है 4πr², जिसको पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया, या इसको हम टोटल सरफेस एरिया ही बोल सकते हैं। क्योंकि गोला में सिर्फ यही होता है तो इसमें हम टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया सेम ही होता है, ठीक है। तो 4πr² होता है। वहीं इसका आयतन की बात करें, जिसको हम इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं, तो ये होता है 4/3πr³। कभी भी आयतन में बात करें तो उसमें हमेशा क्यू लगता है। जैसे मान लीजिए मीटर क्यू या सेंटीमीटर क्यू, तो उसमें क्यू आता है। चलिए, अब यहाँ पे इन्होंने दे दिया है, अब क्या दिया है देखिए, यहाँ पे क्या बोला है, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इन्होंने दे दिया है। अब हमें क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो निकाल लेते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी मैंने बोला 4πr² होता है, तो 4/22/7। अब क्या बोला है उसके बाद से हमें क्या r³ बोला है, यानी r², तो यहाँ पे r² हो जाएगा, और बराबर में हमें क्या निकालना है 1386। देखो ऐसे तो मैं पूरा बना दिया हूँ, लेकिन अगर आप एग्जाम में रहते ना तो 11 का मल्टीपल से भी आप बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब देखोगे ना तो देखो यहाँ पे पाई आ गया। जब पाई आता है तो पाई के मतलब क्या होता है 22/7, यानी 22 में होता है 11। तो जो भी हमारा ऑप्शन होगा 11 का मल्टीपल होता है। तो 11 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं। 11 का मल्टीपल चेक करने के लिए क्या करते हैं, पहले ये कहते हैं, ये पहले इवन कह रहा हूँ, मतलब नहीं, एक एक प्लस को ऐड करते हैं। यानी मान लीजिए ये वाला प्लस को और ये वाला ऐड, दोनों को आपस में क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के फिर इनका डिफरेंस लेते हैं। अगर डिफरेंस 0 और 11 आ गया तो समझो 11 से कट रहा है। यानी पहला ये हो गया 5 और 3 8, और ये भी 8 है, यानी कहीं ना कहीं ये क्या आ रहा है 0 आ रहा है, यानी क्या 11 से कट रहा है। अब ये देखो, ये हो गया क्या 5 और 4 ने, अब ये हो गया 6 और 7, इन दोनों का डिफरेंस 2 आया, यानी नहीं कटेगा, यानी ये भी खत्म हो गया। ये हो कितना 5 और 9 8 1 9, यानी कट जाएगा, यानी सी ये भी होगा। तो सीधी सी बात हमें पूरा करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं, वो ऑप्शन तो होगा नहीं, ये भी देखते हैं। 5 और 1 6 और 7 1 8, ये भी नहीं होगा, तो ये भी खत्म, ठीक है। तो अब इसको निकालते हैं। देखिए ये हो गया 22/7, इसे यहाँ से अब इसको मैं काटूंगा। तो देखो अगर मान लो 11 से काटो, 2 बार में 11 से काटो, 11 के 11 2 28, 11 दूना 22 और 6 11 6 66, ठीक है। इसको मैं अगर 2 से काटूँ तो ये आ जाएगा 63, अब नहीं कटेगा। तो ये हो जाएगा r² बराबर में 7 इंटू 63 को मैं तोड़ सकता हूँ 9 इंटू 7, 9 से 63 नीचे आ जाएगा 4। जब इसका स्क्वायर इस पर चढ़ेगा तो रूट में आ जाएगा, तो रूट में से एक 7 बाहर आ जाएगा, 9 में से एक 3 बाहर आ जाएगा, और 4 में से एक 2 बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 21/2, यानी रेडियस हमारा आ जाएगा 21/2। और हमें फाइंड क्या करना है, तो फाइंड करना है हमें क्या, आयतन, यानी 4/3, और पाई का मान 22/7, और रेडियस का मान हमें कितना है 21/2। तो डायरेक्ट 21/2 3 बार लिख देंगे, क्योंकि होल क्यू का बात किया। तो ये हो जाएगा 21/2, 21/2।
ठीक है, बस अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ से मैं क्या करूँ, दो से ये 4 खत्म, अब ये 2 से 1 11 बार में खत्म, ये 7 तरीके 21 1 खत्म हो जाएगा। 21 का स्क्वायर कितना होता है भाई साहब, 441 इंटू में 441 और इंटू में 11, तो ये हो जाएगा 1 4 और 1 5, फिर 4 4 8 और ये हो जाएगा 4, यानी 48 से 51 हो जाएगा हमारा। 48 से 51 क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन का पार्ट और कुछ नहीं था, बाकी सवाल बहुत ईजी था। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, दो स्टेशनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है, एक ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूरी तय करती है और वापस लौटते समय यह दूरी पिछली चाल का 3/4 से तय करती है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या समझ में आया, जब भाई साहब जब ये पहले जा रहे हैं तो क्या एक ट्रेन जो 80 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहे थे, पहले 100 किलोमीटर गए, 80 किलोमीटर प्रति घंटा के, और फिर जब वापस आ रहे हैं तो अपना स्पीड क्या करते हैं, 80 का 3/4 से तय करते हैं, यानी 80 का 3/4 के हिसाब से तय करते हैं। तो देखिए पहला इनका हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पर निकालूँ, एवरेज स्पीड निकालने के लिए होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि 100 किलोमीटर, दो स्टेशनों के बीच की दूरी है 100 किलोमीटर, तो पहले 100 किलोमीटर जाएंगे भाई साहब, फिर 100 किलोमीटर आएंगे, तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, 200 किलोमीटर, तो डायरेक्ट हो जाएगा। तो पहले मान लीजिए 100 किलोमीटर जाते हैं, 100 किलोमीटर जाते हैं, कितने के स्पीड से जाते हैं भाई साहब, तो हम पहले स्पीड ना लिख के हम यहाँ हटा देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट हमारा कितना हो जाएगा भाई साहब, 200 किलोमीटर डिस्टेंस हो जाएगा, पहले जा रहे हैं फिर आ रहे हैं, तो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा टोटल टाइम। तो टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब, स्पीड अपॉन में क्या होता है, सॉरी डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो पहले डिस्टेंस क्या है, 100 किलोमीटर, कितने के स्पीड से जा रहे हैं भाई साहब, तो 80 किलोमीटर के स्पीड से जा रहे हैं, तो 100 किलोमीटर जा रहे हैं 80 किलोमीटर के स्पीड से, फिर प्लस। अब देखिए अब क्या कह रहे हैं कि 80 किलोमीटर पर अवतार से जा रहे थे, आते समय उसके 3/4 से आ रहे थे, तो कितना स्पीड हो जाएगा, 80 के 3/4 निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 4 से 20 बार में, और 20 3 60, यानी जो आ रहे थे वो कितना आ रहे थे, 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आ रहे हैं। जो आ रहे थे कितने के स्पीड से आ रहे थे, 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। कितना किलोमीटर आना था, 100 किलोमीटर आना था, कितने की स्पीड से आ रहे थे, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ गया। ये टोटल डिस्टेंस, ये टोटल टाइम आ गया। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 1 0 से 1 0 खत्म, फिर 1 0 से 1 0 खत्म, इसको यहाँ से काट देंगे 2 से 5 बार में, 2 से 4 बार में, फिर 2 से 5 बार में, 2 से 3 बार में, तो ऊपर हो जाएगा 200, और नीचे आ गया कितना, नीचे अगर एलसीएम ले लूँ, 3 और 4 का एलसीएम लेता हूँ तो ये 12 हो जाएगा, तो ये 4 3 12, तो 5 3 15, फिर प्लस 3 चौका 12, तो 5 चौका 20। ठीक है, तो इसको 12 को ऊपर भेज देता हूँ, तो ऊपर 200 इंटू में 12, और नीचे कितना हो जाएगा 15, और 20 कितना होता है 35। अब इसको काट लेते हैं, काटेंगे तो देखिए इसको काटते हैं, अगर 5 से काटते हैं तो 5 चौका 20, ये 0, फिर 5 से 7 बार में, अब ये कटेगा नहीं, तो 12 चौका 48, 480 बटे में 7। अब इसको डिवाइड करते हैं, तो 7 छके 42, फिर आ गया 60, 60 आ गया, जब 60 आ जाएगा तो 7 8 56, 68 पॉइंट, फिर आ गया 4 40, फिर आ गया 7 5 35, फिर 50, फिर आ गया 7 6 42, फिर उसके बाद से कितना जाएगा 7 6 42, यानी 68.56, 68.5, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये सवाल था, इस सवाल में कैलकुलेशन था लास्ट में, क्योंकि यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालना था। एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 200 किलोमीटर है, क्योंकि 100 किलोमीटर जा रहे हैं, 100 किलोमीटर आ रहे हैं, तो डिस्टेंस 200 किलोमीटर हो जाएगा। 100 किलोमीटर पहले जा रहे थे 80 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से, और फिर 100 किलोमीटर वापस आ रहे थे 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो यहाँ पर 200 किलोमीटर यहाँ पर हम टाइम निकाल के फिर यहाँ पर इनका एवरेज स्पीड निकाल दी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, एक समूह में 3 बुनकर 4 दिनों में 12 साड़ियाँ बना सकते हैं, तो प्रत्येक बुनकर द्वारा एक दिन में बनाई जाने वाली साड़ियों की औसत संख्या बताएं। बहुत ईजी सवाल है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि 4 3 12 डिवाइड बाई 12 एक आएगा, अब उसके हिसाब से देख लेना एक एक दिन में कितना बनेगा। ठीक है, तो आपको इतना ही से समझ में आ गया होगा कि कितना बनेगा। बहुत ईजी सवाल है, तो आपको इसका होमवर्क देना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है कि कितना आएगा इसका आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, कह रहा है एक दुकानदार के पास 2 प्रकार के चावल है, एक कीमत 60 रुपये प्रति किलो है और दूसरे की कीमत 80 रुपये प्रति किलो है, और उन्हें 3 और 2 के अनुपात में मिलाता है, तो परिणामी मिश्रण का मूल्य क्या होगा। बहुत ही सवाल है यार। देखो अगर मैं ऊपर देखूँ, रेशियो कितना था, 3 और 2 का था, और कितना मिलाते, पहले का 60 और दूसरे का कितना था 80। तो ऐसे सवाल में क्या करते हैं, ये इन दोनों को आपस में गुणा करते हैं, फिर इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये होता है 36 18, फिर प्लस 8 दूना 16 160, और दोनों को ऐड कर देते, तो 3 और 2 5, बस इसको 0 का 8 8 0 814 हाथ में 1 और 2 1 340, और डिवाइड बाई 5,
और इसको काट दो तो डायरेक्ट आ जाएगा हमारा 68। यही हमारा आंसर हो जाएगा। 68 कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर डी। इसको कई तरीके से बना सकते हो। देखो एक और तरीके से जो हम एवरेज में बनाते हैं, तो एवरेज में क्या होता है, एवरेज में ऐसे करते हैं क्या, देखिए सबसे पहले मान लीजिए लेट मैंने क्या माना, 60 इसका एवरेज माना, तो 60 से कितना कम है, 0, यानी 0 खत्म हो गया। प्लस कितना ज़्यादा है 60 से, यानी 20 ज़्यादा है। 20 ज़्यादा है कितने पे, तो 40 हो गया। 20 दूना 40, कितने लोगों में बटेगा, तो 3 और 2 5 लोगों में बटेगा, तो काट दो, 5 8 40, यानी 60 और 8 करोगे तो कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा परिणामी, और ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे भी बना सकते हो, बहुत ही सवाल था ये, तो एकदम सेकंड वाली सवाल था। आइए अब कह रहा है क्या, 21 नंबर, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 6 है तो के का मान बताना है। बताओ के का मान बताना है। ये हमारा के भाई साहब है, देखो यहाँ पे 2k+1, और यहाँ पे ये भी दे दिया है कि आंकड़ों का बहुलक 6 है, यानी कहीं ना कहीं 6 ज्यादा बार रिपीट आया, तो यानी बहुलक का दे ही दिया है, के का मान निकालना है तो डायरेक्ट लिख लो भाई साहब। तो ये जगह 2k, यहाँ पे देखिए 2k+1 बराबर में 6, तो ये देखो 2k 1 जाकर उधर माइनस होगा तो 5 हो जाएगा, तो k बराबर होगा 5/2, यानी कहीं आ जाएगा 2.5, और यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कुछ सवाल में दम ही नहीं था, बहुत लल्लू सा सवाल था, इजी वे में आपको नंबर देने वाला सवाल था। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, कह रहा है कि विजय को उसकी बिक्री राशि पर पहले 4% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 25% की वृद्धि प्राप्त हुई, इसके साथ ही उसकी वर्तमान बिक्री इतना है, तो 2 वर्ष पूरे की बिक्री क्या होगी। इजी सवाल है, सीरीज मेथड से इसको बना लेंगे। देखिए मान लीजिए कि 2 वर्ष पूरे का निकालना है, तो 2 वर्ष पूरे मान लीजिए हमारा x था, उसके बाद से वृद्धि हो रहा है कितना, 4% की, यानी कहीं ना कहीं मान लीजिए पहले 100 था, 4 की वृद्धि हो रही है 104 हो रही है, फिर 25% की वृद्धि हो रही है, 100 था 25 की वृद्धि यानी 125 हो जा रही है। अब ओवर और उनके होता कितना है भाई साहब वर्तमान में, तो 150, फिर कितना 800, बस। अब यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कैलकुलेट करते हैं, अगर मान लीजिए 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में, इसको काट दो 4 से तो 26 चौका 104, फिर 4 से 25 बार में, इसको काट दो 13 दूना 26, 13 से काट दो 13 एकम 13, 2 20, 13 एकम 13 7 78, 13 5 65, 13 6 78, फिर 00 खत्म। अब देखो 5 और 2 10, डायरेक्ट 1 0 को खत्म कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा 25 चौका 100, तो हो जाएगा 1 1 6 0, 25 चौका 100 में 2 0 और आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 11 6 000, 11 6 000, ऑप्शन नंबर ए। तो बहुत इजी सवाल था, इस सवाल में कुछ दम नहीं था, बस खाली कैलकुलेशन था बाबू। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, कह रहा है ट्रायंगल एबीसी में डी पर बीडी क्या है, बीडी लंब एसी है, तथा एंगल डी बी सी बराबर 16 डिग्री है, तो बीसी पर एक बिंदु ई इस प्रकार है कि एंगल सी ए बराबर 51 डिग्री है, तो एंगल ए क्या माप बताएं। ये अच्छा सवाल है, आइए समझाते हैं आपको। पहले भाई साहब एक हम ट्रायंगल ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा सा ट्रायंगल ले लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, कह रहा है क्या, एबीसी में क्या है, डीबी पर बीडी लंब एसी है, बीडी लंब एसी, मान लो यहाँ पे हम बीडी लंब एक मार लेते हैं भाई साहब, डी बना लेते हैं इसको, बीडी लंब यानी बी हो गया ये, तो हमारा हो गया ए हो गया ये, और ये हो गया बी और सी। ठीक है, ए बी सी हो गया। अब आगे पढ़ते हैं क्या बोलता है यहाँ पर, देखिए यहाँ पे ये बोला है कि एक बिंदु ई इस प्रकार है कि बीसी पर एक बिंदु ई इस प्रकार है, बीसी पर, बीसी कहाँ है भाई साहब, ये देखो बीसी आपको दिखा दे, देखो ये है हमारा बीसी। ठीक है, बीसी पे एक बिंदु है हमारा, और बीसी पे बिंदु का नाम क्या इन्होंने डिनोट किया है भाई साहब, तो यहाँ पे भी लिख लेते हैं, यानी ये हमारा बिंदु है क्या, ई इस प्रकार है, ई इस प्रकार है कि एंगल सी ए ई 51 है, एंगल सी ए ई यानी ये वाला एंगल सी ए ई। अब इसको हम थोड़ा हटा के बढ़िया से यहाँ पे लिख दे ताकि आपको आसानी होगी, यानी ये वाला एंगल सी ए ई कितना है, सी ए ई 51 है, यानी ये वाला एंगल 51 डिग्री है। ठीक है, थोड़ा अच्छा से लिख दे ताकि और आसानी से समझ में आएगा, ये 51 है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब कह रहा है एंगल ए ई बी का मान बताना है, ए ई बी का मान बताना है, ए ई बी कहाँ है भाई साहब, ए ई बी यानी ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, यानी एक्स का मान बताना। देखिए सबसे पहले परपेंडिकुलर है तो ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। जब ये दोनों 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे तो ये 90 हो गया, ये 51 हो गया, तो ये आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा हो तो मैं दिखाता हूँ, ये आप लोगों को ये दिख रहा होगा। देखिए ये वाला ट्रायंगल, जब ये वाला ट्रायंगल देखिएगा ना, तो ये 90 का है, ये 51 का है, तो सीधी सी बात है कि ये तीनों एंगल का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो ये जो 90 हो गया, ये 51 हो गया, तो 90 51 कितना होता है भाई साहब, 141। तो 141 में अब कितना हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 39, यानी कहीं ना कहीं ये 39 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा, यानी तीनों एंगल का योग 180 डिग्री होता है त्रिभुज का। जब ये होता है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी 39 डिग्री का हो जाएगा। पढ़े हो कि नहीं लाइन एंगल पे, नहीं पढ़ो तो जब बेसिक पढ़ाएंगे तो वहाँ पे समझ में आएगा। जब ये हो जाएगा तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी हो जाएगा कितना, 39 डिग्री। जब ये 39 डिग्री हो जाएगा तो देखो एक लाइन इन्होंने दिया है और मैं स्टार्टिंग में लिखा नहीं था, देखिए वो क्या है,
बोला है क्या, एंगल DBC 16 डिग्री है, DBC 16 डिग्री है, DBC 16 डिग्री है एंगल DBC। हमें अब DBC देखना है तो कहाँ है, DBC, यानी ये वाला एंगल 16 डिग्री है, तो ये वाला एंगल 16 डिग्री है। सेम वही सवाल आ गया, तो सेम वही 16 डिग्री है। तो देखो पहले क्या होता है यहाँ पर, फिर देखो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये वाला देखो, ये वाला ट्रिंगल बन गया और हमें ये निकालना है, यानी ट्रिंगल का तीनों एंगल का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। 39 से 16 है तो x का मान निकल जाएगा, तो लो भाई साहब यहाँ पर लिख लो, तो हो जाएगा x प्लस में 39 प्लस में 16 बराबर में 180। तो x बराबर में हो जाएगा 39 में 16 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 55, तो 180 माइनस 55 कर दो, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से 50 घटा दोगे कितना हो जाएगा 130, और फिर 5 घटा दोगे यानी x बराबर 125 आ जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये सवाल अच्छा था, इसमें थोड़ा समझना था आपको कि यहाँ पर दोनों 90 डिग्री का एंगल बना था, तो तीनों ट्रेंगल का तीनों एंगल का मान 180 होता है, तो यहाँ पर 39 है, 39 से वर्टिकली अपोजिट एंगल से 39 हो गया, और फिर तीनों ट्रेंगल का मान 180 होता है, तो ये दोनों का योग आ गया, फिर 180 में से घटा देंगे इन दोनों का योग करके, तो हमारा 125 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 का वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 131, 91 और 215 को विभाजित करने पर शेषफल 8, 9 और 10 प्राप्त होंगे। देखिए कोई इसमें से कोई एक संख्या होगी जो सबसे बड़ी संख्या होगी। वैसे मान लीजिए 131 है, कोई एक संख्या को मैं घटाऊंगा, तो मान लीजिए अगर मान लीजिए ये, यहाँ से मैं समझाऊं कि हम ऐसा करते हैं कि 37 है और ये हो गया कितना 131 को अगर मैं 37 से डिवाइड करूँ तो हमारा शेषफल कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए। तो मैं ऐसा करता हूँ कि 131 में से 8 घटा लेता हूँ, ताकि ये संख्या से हम देख लेते हैं कि पूर्ण रूप से कौन कटता है। तो 131 से जब 8 घटाऊंगा तो 131 से अगर 5 घटाते हो तो कितना होता है भाई साहब 126, फिर उसमें से 3 घटा दें 123। ठीक है, तो डायरेक्ट हमारा आ जाएगा 123। तो 123 अब देखते हैं इस तीनों में संख्या कौन ऐसा संख्या जो 123 को काटता है। 37 को देखते हैं, 37 का पढ़ा में 123 आता है, बिल्कुल नहीं आता है, खत्म। 57 का पढ़ा में 123 आता है, नहीं आता है, क्योंकि 57 का 2 गुना कितना होता है, तो 50 114 होता है, तो ये भी खत्म हो गया। अब देखो 61 का 2 गुना कितना होता है, 61 का 2 गुना 122 होता है, तो 41 का 3 गुना होता है भाई साहब 123, यानी कहीं ना कहीं हमारा आंसर 41 होगा। अगर विश्वास नहीं है तो सारे में पुट कर लो, 51 है तो 51 में से पहले 9 घटा दो, तो 51 में से सॉरी 91 में से पहले 9 घटा दो कितना आ जाएगा 82 आ जाएगा, और 82 को 41 से काटो देखो कट जाएगा 2 बार में, यानी ये भी सेटिस्फाइड हो गया। अगर नहीं विश्वास है तीसरा ले लो, 215 में से 10 घटा दो यानी 200 कितना आ जाएगा 210 हो जाएगा, 41 से इसको काटोगे तो 5 बार में कट जाएगा, तो सीधी सी बात है कहीं ना कहीं हमारा 41 हो जाएगा आंसर। तो ऐसे सवाल को हम लोग बेसिक क्वेश्चन से नहीं बनाते हैं, डायरेक्ट हम ऑप्शन उठाते हैं, ऑप्शन से आप सेकंडों बना लोगे, बेसिक क्वेश्चन से बना लोगे तो बहुत टाइम किल हो जाएगा उसमें। आइए आज का ये आप लोगों का लास्ट सवाल है, 25 नंबर सवाल। उम्मीद करता हूँ बहुत मजा आ रहा होगा आप लोगों को बढ़िया से पढ़ते हुए में। तो भाई साहब देखिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी अपना प्यार सपोर्ट थोड़ा बनाइए, ये नहीं कि मैं ही बस आराम से 2-2, 3-3 बजे तक रिकॉर्डिंग करता रहूँ और आप बैठ के देख रहे हैं, ना दोस्तों को शेयर कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। थोड़ा बहुत आप भी अपने तरफ से एफर्ट लगाइए भाई, जिससे मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि यार इतना मेहनत लगता है हर एक चीज़ बनाने में, पीपीटी बनाने में, हर एक चीज़ करने में, आप लोगों को फिर आकर रिकॉर्डिंग करना, ये वो करना, जानते ही टाइम तो लगता है भाई। आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में ये क्या बोला है कि नीचे दी गई पाई चार्ट का अध्ययन करें। कह रहा पाई चार्ट में 2022 में भारत के विभिन्न कंपनियों द्वारा बेचे गए कारों को प्रतिशत दर्शाया गया। ठीक है भाई साहब, देखो ये सारे हमारे भाई साहब कार का प्रतिशत दर्शाया गया कि यहाँ महिंद्रा हो गया, फिर यहाँ पे मारुति लिखा है, मारुति लिखना है तो देख रहे हो, यहाँ पे क्या हुंडई हो गया, यहाँ पे क्या हो गया अपना फोंडा हो गया, यहाँ पर टोडो हो गया, सब मैंने अपोजिट कुछ उल्टा सीधा भाषा में लिखा है। बट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन बोला है कि 2022 में भारत में कुल इतना कारें बेची गई। ठीक है भाई साहब, कह रहा महिंद्रा 2022 में भारत में निर्मित कितनी कारें बेची गई, यानी महिंद्रा कितनी कारें बेची गई। तो 2022 का ये डाटा है, महिंद्रा का 2022 में कितना है 18% बेची गई है। टोटल कितना संख्या है तो 100% की मान है। तो यहाँ पर जो इन्होंने दिया है वैल्यू में कितना दिया है तो 1, 5, 1, 2, 3, 4 और 5 संख्या दिया है, और कितना का मान है तो सारे को ऐड करेंगे यानी 100% का मान है। और हमें निकालना कितना था महिंद्रा का यानी 18% का मान निकालना था। देखो बहुत ऐसे बच्चे होंगे कि वो क्या करेंगे यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे लाएंगे, ऐसे सवाल में यहाँ पे 18 बोला है तो सीधी सी बात है जो भी हमारा ऑप्शन होगा 9 का मल्टीपल होगा। 9 का मल्टीपल चेक करने के लिए क्या होता है कि संख्याओं का योग 9 होना चाहिए। ये 3 है नहीं होगा, ये 8, 2, 10 नहीं होगा, ये 7, 2, 9 हो जाएगा, ये 4, 2, 6 नहीं होगा, बस ऑप्शन नंबर डी डायरेक्ट आ गया। तो इसको हम कैलकुलेट भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट 9 का मल्टीपल देके मैंने मार दिया। बट यहाँ पे इतना बना ही लिया तो कैलकुलेट कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यहाँ पे हो जाएगा 2 जीरो, 3 जीरो हो जाएगा, 18 × 90 के जीरो हाथ में 9 और 18 और 9 27। तो यही आ गया ऑप्शन नंबर डी हो गया अपना आंसर। देखो कितना प्यार से अपना टोटल 25 सवाल आज के कंप्लीट हो गए। और ये है आज के 25 सवाल, ये इसका प्रिंटेबल PDF
और जो इसका होता है हैंड रिटन नोट्स, आप लोगों को जो हम हाथ से लिखते हैं हैंड रिटन नोट्स, ये आपको द विनर्स ऑफिशियल में मिल जाएगा। तो ये आपका टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। इस पर हम क्या करते हैं, डेली का डेली ऐसे करते हैं, इस पर डेली डेली क्विज भी चलता है, तो आपको क्विज भी देना है। और ये है हमारा रेलवे गणित, जिसका सेकंड एडिशन लॉन्च हो गया है, और इसका जल्द ही अभी 1 सप्ताह के अंदर इसका इंग्लिश वर्जन भी आ जाएगा, क्योंकि अभी हिंदी ही लॉन्च हुआ है। तो आप लोग ये मंगा लीजिए, बहुत ही तगड़ी बुक है। देखिए ALP टेक्नीशियन, RPF, NTPC ग्रुप डी और RRB जेई के लिए जितने भी सारे एग्जाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये बुक है। इसमें आपको खासियत क्या क्या मिल जाता है बुक में, तो टाइप वाइज लेवल वाइज चीज़ें मिलती है आपको, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलता है, स्मार्ट अप्रोच एंड शॉर्ट ट्रिक्स के साथ आपका सोल्यूशन भी मिलता है। जैसे मैंने हर एक क्वेश्चन का आपको इतना स्मार्ट अप्रोच, इतने बेस्ट तरीके से सोल्यूशन देता हूँ, तो आपको इसमें क्वेश्चन का सोल्यूशन भी इस बुक में आपको मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन का सोल्यूशन जो मिलेगा ना, एकदम बेस्ट क्वालिटी के साथ मिलेगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी ऐसे इसमें डाल दिया गया है ज़बरदस्ती का, नहीं। जो हाल फिलहाल में जितने भी सारे एग्जाम हुए हैं सबका क्वेश्चन का निचोड़ उठाएगा और इसमें अपडेट कर दिया गया है, ये है इसमें, ठीक है। और इसका प्राइस कितना है, तो 299 रुपये में है, आपके विद डिलीवरी आपके घर में पहुंच जाएगा। इससे सस्ता और इतना क्वालिटी वाला बुक नहीं मिल पाएगा। 299 रुपये में आपके घर पे चला जाएगा। और ये कहाँ मिलेगा, अमेजन और फ्लिपकार्ट में मिलेगा। और इस बुक का लिंक मैं लगा दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से ही मंगा लीजिएगा। अगर आपके पास इस डिलीवरी नहीं पहुँच रहा है तो आप कहीं भी बुक स्टोर पर जाके इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। आप लोग बताइए कमेंट में कि और चीज़ें क्या कर सकते हैं, और आगे नेक्स्ट प्रैक्टिस कराना है कि नहीं कराना है वो भी आप कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद भाई।